मेरे हिसाब से हर एक बच्चा ना ब्लैंक कैनवस लेके पैदा होता है दुनिया में। लाइफ ना दो एक्सट्रीम्स के बीच में घूमती है हमेशा, दुख और सुख। किसी के पेरेंट्स इतनी बड़ी हस्ती होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वैसा ही करें, लेकिन एक बात बहुत श्योर है कि पीपल के पेड़ के नीचे ना आपको छाया मिल सकती है, आप फ्लरिश कर सकते हो, लेकिन बड़े पेड़ नहीं उग सकते। हर बच्चे को आपको मिट्टी का कायदे से एक्सपोजर देना चाहिए, आग का एक्सपोजर देना चाहिए, हवा का देना चाहिए, पानी का देना चाहिए। डाल दो स्विमिंग पूल में बच्चे को। सबसे बड़ी सोच तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया ना, अब दिन अच्छा नहीं जाएगा। और मैंने अपने बच्चों को पता क्या बोला कि बिल्ली रास्ता काट दे सबसे अच्छा दिन जाएगा। कलेश की पैदाइश है ये। लोग गालियां देते बच्चों को कि तू कलेश की पैदाइश है। गालियां आप अपने आप को ही दे रहे हो। कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो ना, तभी से संस्कार चालू हो जाते हैं। बच्चों को आप कोई भी चीज़ सिखाते हो ना, ज़बरदस्ती इम्पोज मत करो अगर आपने उस चीज़ का ढंग से अनुभव नहीं किया है तो। घर का नंबर, अगर आपका घर का नंबर अच्छा है तो आपका वास्तु आप कराओ, आपका वास्तु मत करो। आपकी एनर्जीज में आपको खुद ही पता चल जाएगा। आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले एक घर में 10 लोग रह लेते थे, आज नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे वास्तु फेल कर जाता है। आजकल बहुत सारे स्विच वर्ड्स का जमाना है। प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, ऐसा कहा गया है और सही भी है, गलत नहीं है। सबकी बन गई है। तो यंत्रास काम करते हैं, लेकिन तब काम करते हैं जब आपके अंदर इक्विपमेंट, मतलब आप इक्विप्ड उस चीज़ को लेके। एफर्मेशंस क्या होती हैं? कैसे कोई इंसान किसी चीज़ को एफर्म कर सकता है? इसको मैं ब्लैक मैजिक बोलता हूँ। दिस इज ब्लैक मैजिक। मैनिफेस्टेशन इज ब्लैक मैजिक। ये मेरे हिसाब से एक मार्केट टूल है। नहीं। थैंक यू सो मच, आप दोनों फिर से आए हो हमारे पॉडकास्ट पे और पब्लिक ने काफ़ी अच्छा हमें रिस्पांस दिया, प्यार दिया। आप दोनों के इंडिविजुअल एपिसोड्स काफ़ी अच्छे गए। स्पेशली आपने बहुत दिल से बात बोली और आपने जहां अपने एपिसोड में एक लास्ट में एंड किया, एक तरफ आपके बच्चे और एक तरफ आपका बेटा, बहुत बेहतरीन था, पब्लिक को पसंद आया। आज हम एक ऐसे टॉपिक में बात करने का मेरा मन है और ये बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है और बहुत ज़रूरत है इस टाइम पे कि इस दुनिया जाने। जितना ज़्यादा इस पर बात करेंगे बहुत अच्छा है, पेरेंटिंग के बारे में। क्योंकि ऐसा एक पेड़ है मेरे हिसाब से कि जिसको जैसा पानी दोगे वो वैसा फल देगा। तो पेरेंटिंग से सब चीज़ें स्टार्ट होती हैं। और दूसरा टॉपिक हम बात करेंगे जो आप लोगों के बैकग्राउंड से बहुत है, जो लाखों सवाल आप लोग एक तरीके से जवाब देते होंगे, रिश्तों के, मैरिजेस, रिलेशनशिप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, कैसे हैं आप दोनों? बहुत मज़ा आ रहा है जी, मतलब रुक ही नहीं रहा है मज़ा जी। कैसी जर्नी रही आपकी हमारे पॉडकास्ट पे आने के बाद? क्या आपको फीडबैक मिला आसपास पब्लिक से? कुछ ना कुछ आपको ज़रूर। बहुत लोग इंस्पायर्ड हुए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि लास्ट टाइम हमने जो बात करी थी वो कहीं ना कहीं 3 इडियट्स वाली बात करी थी, राइट? कि जो आपकी इनर पावर होती है आपको उसी लाइन में आगे जाना चाहिए। तो पिछले कुछ टाइम में वो लोगों के फीडबैक आए हैं कि दे लव्ड इट, और कहीं ना कहीं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं इस चीज़ को लेके कि जो चीज़ आपकी इनर कॉलिंग है ना जी, आपको उसी पे काम करना चाहिए। चलिए मैं सीधा बिल्कुल मुद्दे की बात करते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, सीधा डायरेक्ट सवाल बात करते हैं। आप दोनों के हिसाब से ज़िंदगी है क्या? व्हाट इज़ लाइफ? मेरे हिसाब से लाइफ ना दो एक्सट्रीम्स के बीच में घूमती है हमेशा, दुख और सुख। आपको ना ज़िंदगी में ना एक फंडामेंटल समझना है कि हर प्रकार का सुख जी अपने साथ जी अपने प्रकार के दुख लेके आता है। लेकिन इंसान देखता क्या है कि मेरे को ये चाहिए जी, और फिर पीछे से धप्पा हो जाता है कि मैं भी तो हूँ साथ में। यहाँ पे फंडामेंटल प्रॉब्लम आती है। लोग कहते हैं कि मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो आपने कंडीशन डिसाइड करी थी ना अपने लाइफ के लिए, उसके साथ एक और बैक से एक फैक्टर आ रहा है। तो लाइफ यही है कि आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे भी जीना चाहते हो, उसके प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। लोग खाली अच्छी अच्छी चीज़ें देखते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि हमारे साथ धोखा हो गया। लड़की देखी, अच्छी लगी, सुंदर लड़की आई, तो सुंदर तो है, लेकिन फिर बाद में आपकी बीवी बनी तो दोस्त भी लाइन मारेंगे, रहेगा ना, कॉन्सिक्वेंस है ना ये। फिर आप सोशली उसको आगे ले जाने के लिए थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो जाएंगे जी। तो ये एक प्रॉब्लम है, आपको ये समझनी होगी। लाइफ यही है कि आप जो भी चूज़ कर रहे हो वो अपने साथ अपने फैक्टर्स लेके आती है। आपको वो भी डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके साथ ये चीज़ भी आएगी। कंडीशन अप्लाई।
हाँ, तो ज़िंदगी यही है कि आप जो भी चूज़ करना चाहो आप पूरा लुत्फ़ उठाओ उसका, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी आपको। जैसे आपने सही बात बोली है। कभी हम लोग वो दूसरा पहलू नहीं जानते, मतलब ना जानने की कोशिश करते कभी कभी, कि किसी ने कुछ बोल दिया तो हम उसको मान के बैठ जाएंगे भाई यही होना, मतलब अपना रैशनल माइंडसेट हम यूज़ नहीं करते। तो बेसिकली लाइफ इज़ आई थिंक ऑल दैट थिंग्स कि भाई जहाँ पे आप रैशनैलिटी को थोड़ा आगे रखो। और एक चीज़ आजकल ना काफ़ी ट्रेंडिंग है कि हमारे जेंजीज में एक वर्ड आ गया है, पहले शायद हमारे पेरेंट्स के टाइम पे वर्ड था भी नहीं, ट्रॉमा। ठीक है, ट्रॉमा आ गया, वुंड्स आ गए। तो मेरा सवाल आपसे है कि भाई आज के पेरेंट्स खुद के जो इमोशनल वुंड्स हैं वो कैरी करते हैं, कितने टाइम से कैरी कर रहे हैं, तो वो क्या अपने बच्चों पे इम्पैक्ट डालते हैं वो इमोशनल वुंड्स उनकी लाइफ पे, उनके फेलियर्स पे, सक्सेस पे? अब मेरे हिसाब से तो डालते हैं, बाकी गायत्री आप बताइए। एक्चुअली क्या है ना, कुछ पेरेंट्स का जो एक अपना स्ट्रगल होता है ना, वो अपने बच्चों पे डालते हैं कि हमने इतना स्ट्रगल लिया है ना, तो हमने जो ये बाल है ना धूप में सफ़ेद नहीं किए। तो लेकिन हाँ, ये बेटर एक्चुअली क्या है ना, जो आजकल की जनरेशन है ना, उनको नहीं करना इतना स्ट्रगल। उनका माइंड इतना ज़्यादा शार्प है कि उनको पता है कि हमें इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने माइंड से ही हर चीज़ को पा सकते हैं। तो वो बैठ के वो चीज़ पैसा कमा सकते हैं। जो उन्होंने धूप में बाल सफ़ेद किए ना, वो एसी में बैठ के भी वो पैसा कमा सकता है एक बच्चा। मतलब आप कह रहे हो कहीं ना कहीं वो एक्सपोजर मिल गया उनको। हाँ, आजकल का माइंडसेट और पहले का माइंडसेट बहुत अलग है। तो पेरेंट्स को ये बोलना बंद कर देना चाहिए कि हमने धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं। भाई आप बच्चों को सुनो कि वो क्या कह सकते हैं। हो सकता है उनका माइंडसेट आज के हिसाब से बहुत अच्छा चल रहा हो, तो मुझे लगता है बल्कि पेरेंट्स की कुछ चीज़ें लेनी चाहिए, लेकिन जो सिस्टम है ना वो आज के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे पास्ट और प्रेजेंट में ना, प्रेजेंट में चलना चाहिए, पास्ट में नहीं चलना चाहिए। जैसे आप एक चीज़ देखो कि आज से पहले जब हज़ारों साल पहले वापस जाते हैं, पत्थर से पत्थर रगड़ के हम लोग आग पैदा करते थे और खाना बनाते थे। उस टाइम पे किसी इंसान को अगर बोला गया होता कि एक डिब्बे के अंदर बंद रख के तुम्हें खाना पका दिया जाएगा, जैसे कि माइक्रोवेव आज आ चुका है, तो वो आपको जो भी हथियार उनके पास होते उससे मारते। कहते कि मतलब सच में क्या समझ रखा है मुझे आपने। आप ये देखो आज के टाइम पे कि आप माइक्रोवेव नाम की जो चीज़ है, इसमें आपका खाना बन सकता है, गर्म हो सकता है। तो वो उस टाइम पे रेलेवेंट था, आज दूसरी चीज़ें रेलेवेंट है। और ये चीज़ पेरेंट्स कभी समझ नहीं पाते और वो गलत भी नहीं है इस चीज़ में। लेकिन शायद हम बात इसी लिए कर रहे हैं कि हम ये चीज़ उन तक कन्वे कर पाएँ। एक्चुअली पास्ट से मतलब नहीं है ना, आज प्रेजेंट में क्या मतलब उससे है भाई। पास्ट में तुमने जितने मर्जी किले फतेह कर लिए, आज वो किले उजड़ गए, सरकारों ने ले लिए, आप उसका क्या करोगे भाई? भाई प्रेजेंट में देखो तुम्हारे पास क्या है। माइक्रोवेव है तो भाई यूज़ करेंगे ना उसको हम। पत्थर क्यों घिसने भाई, आपने घिस लिए। हम तो माइक्रोवेव वाली जनरेशन है। तो बदलाव ज़रूरी है, चाहे बच्चे के लिए हो चाहे पेरेंट्स के लिए हो। आपके जो फादर थे उन्होंने पत्थर रगड़े होंगे। मेरे फादर बहुत ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने काम किया और वाकई उन्होंने मतलब सच में किले फतह किए। मतलब मेरे फादर एक पॉलिटिशियन रहे हैं एक छोटी सी जगह पे, और अपने ही दम पे उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। और उन्होंने हमें गाइड भी किया कि जैसे मैंने किया तुम भी कर सकते हो। लेकिन हकीकत ये ना तो वैसा माइंडसेट रहा है ना चीज़ें रही है। मेरे टूल्स बहुत अलग हो चुके हैं, लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि वो उस चीज़ को आज के टाइम पे रिकॉग्नाइज भी करने लग गए हैं और रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं कि आप बेटा कुछ कर रहे हो अपने हिसाब से तो आप करो। तो ये मेरी किस्मत अच्छी है, इसमें मैं यही कह सकता हूँ। लेकिन मैं अपने ही आसपास बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स को देखता हूँ जहाँ पे पेरेंट्स अपनी थिंकिंग को अपने बच्चों पे इम्पोज करते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम लेके आती है ये चीज़। जैसे आप समझो कई बार क्या होता है, किसी के पेरेंट्स इतनी बड़ी हस्ती होते हैं और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी वैसा ही करें। लेकिन एक बात बहुत श्योर है कि पीपल के पेड़ के नीचे ना आपको छाया मिल सकती है, आप फ्लरिश कर सकते हो, लेकिन बड़े पेड़ नहीं उग सकते। तो आपको अगर अपनी इंडिविजुअलिटी अलग इस्टेब्लिश करनी है तो आपको पीपल के पेड़ से अलग जाके कहीं लगना पड़ेगा, तभी आपकी इंडिविजुअलिटी बाहर आएगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है ये चीज़। मेरे हिसाब से मेरे को लगता है कि भाई आफ्टर ऑल इंसान है वो, और वो गलत भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि भाई उनकी लाइफ का जो एक स्ट्रगल हो वो बच्चा दोबारा वो फील करे। हो सकता है कि भाई जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे फादर ने एक बहुत ज़्यादा हार्ड लाइफ देखी है,
अर्ली उम्र में वो उनके फादर एक्सपायर हो गए। तो ऐसे करते करते उन्होंने बहुत हार्डशिप देखी है, बट उनका ये माइंडसेट बहुत क्लियर था कि मैंने देखा है तो मेरे बच्चों को मैं वो नहीं दूंगा। जबकि मेजॉरिटी टाइम्स यही वो देखा गया है कि भाई तेरे को पता है मैं 10 रुपये की टिकट लेके जाया करता था, तुम मिलो। तो बेसिकली आप वही पैटर्न में बच्चे को फंसा रहे हो, आप ब्रेक करना नहीं चाह रहे हो कि भाई ठीक है आप अगर एक लेवल पे पहुंच गए हो तो इट्स नॉट दैट कि भाई आप उसी लेवल पे उस बच्चे को लेके आओ। जैसे यूजुअली कहा जाता है कि भाई अगर आप बिज़नेस करोगे, आपने स्टार्ट किया तो आपका बच्चा वहाँ से स्टार्ट करेगा, एक कहावत है बोला। तो ये कहीं ना कहीं इवॉल्व होना हमारी ह्यूमन चीज़ों के लिए, चाहे इमोशनली हो फिजिकली हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन मैं एक और बात बोलूँगा। ये एक चीज़ मुझे लगती है जो कि सच में काफ़ी कंसिस्टेंट है और होना भी चाहिए। आप किसी भी तरह के एवोल्यूशन की बात करो, लेकिन जो फिजिकल हार्डशिप है, मुझे लगता है ये एक बेसिक फंडामेंटल है, हर बच्चे को बचपन से मिलनी चाहिए। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप जिम जाते हो तो इट इज़ नॉट अबाउट मेकिंग योर बॉडी, क्या बॉडी बिल्ड कर रहे हो, ये माइंड सेट बिल्ड करता है आपका कि आप डेली खा रहे हो, फिर बन रहा है नहीं बन रहा है, अपने ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो आपको ना जो हार्डशिप के नाम पे ना चीज़ें बचपन में मिलनी चाहिए, बट वो हम स्पोर्ट्स के जरिए भी तो दे सकते हैं हार्डशिप। हाँ स्पोर्ट्स के डेफिनेटली आई एग्री। भाई मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए, लेकिन आजकल के लोग दिमाग से पैसा कमाना चाहते हैं भाई। वो एसी में बैठ के कंफर्टेबल चेयर के साथ बैठ के वो पैसा कमाते हैं। तो उनको स्पेस दो, उनको कमाने दो, एक बार उनको मौका देना चाहिए। वो हार गए तो आप वही संभालने के लिए संभाल लेना। सही बात है। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा पीछे आते हैं। अभी तो हम पहुंच गए कमाने पे, थोड़ा और अपब्रिंगिंग की टाइप की तरफ आते हैं और पेरेंटिंग की तरफ आते हैं। आजकल एक जैसे जो यंग पेरेंट्स हैं, हमारे टाइम पे तो ये टैबलेट्स फ़ोन इस्तेमाल नहीं किया जाता था। यंग पेरेंट्स अभी 2010 के बाद से जो जितने भी हैं, टैबलेट्स का एक एक्सपोजर आ गया है, फ़ोन्स का एक्सपोजर आ गया है सबके हाथ में। बच्चों के हाथ में रो रहे हैं तो भाई वो टीवी दे दिया, रो रहे हैं तो भाई फ़ोन दे दिया। आप रेस्टोरेंट जा रहे हैं, साइड में बच्चा बैठा है, खाना खा रहा नहीं खा रहा, फ़ोन चलाना है उसको। आपके अकॉर्डिंगली आप लोग जैसे एक बैकग्राउंड इतना सारा आप लोग एक रोज़ कॉल्स लेते हो, 1000 से ज़्यादा ऑलमोस्ट आप महीने के कॉल्स लेते होगे, जहाँ पे रिश्ते से लेके, शादी से लेके, धोखे से लेके सब चीज़ें आप सोचते हो। आपका पर्सनल व्यू पॉइंट क्या है इस पे कि कहाँ यंग पेरेंट्स गलती कर रहे हैं अपने बच्चों को फ़ोन देने में, या उन्हें क्या करना चाहिए कि वो उनका ये एक डिजिटल अपब्रिंगिंग से हटें? देखो मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। आप ना हर टाइम पीरियड के टूल्स लेके चलते हो। जिस टाइम पीरियड में हम चल रहे हैं, अगर बच्चे टेक्नोलॉजी से पीछे रह रहे हैं तो भी अपनी लाइफ में वो पीछे ही रहेंगे। तो आप फ़ोन तो उनसे नहीं छीन पाओगे, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ का भी पार्ट बन गया है ये। आपको एडिशनली फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स इनको इनकलकेट करना चाहिए, क्योंकि लाइफ में ना कोई चीज़ हटाई नहीं जाती है, रिप्लेस करी जाती है। टाइम टेबल, बेसिकली टाइम टेबल होना चाहिए कि आप इस टाइम पे स्पोर्ट्स, इस टाइम पे आपका ट्यूशन होना चाहिए, ये 1 घंटा है, अब आप कंप्यूटर पे बैठ के, लैपटॉप पे बैठ के एक्सप्लोर कर सकते हो। लेकिन वो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। ये नहीं कि 7 साल तक 8 साल तक आपने लो बेटा खाना खाते हो, ये कार्टून देखते हो आप खाना, वो फिर आपका जो अपब्रिंगिंग है ना, वो फिर वो स्टार्टिंग से ही होनी चाहिए। ये नहीं आपने 10 साल की उम्र तक आदत डाल दी, उसके बाद बेटा आप तो फ़ोन पे ही लगे रहते हो। अरे भाई आप शुरू से स्टार्ट ही वैसे करते ना कि खाने के टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, पढ़ने के टाइम पे फ़ोन यूज़ नहीं करना है, और पढ़ने के टाइम पे यूज़ करना भी है तो उस टाइम पे आपके लैपटॉप पे वो पढ़ाई होनी चाहिए। एक्चुअली वो खाने की, अरे ये तो खाता ही नहीं है कार्टून देख के, तो पेरेंट्स यहाँ गलती कर रहे हैं। कोई ऐसी कोई आप लोग की कोई क्लाइंट स्टोरी पेरेंटिंग के ऊपर? पेरेंटिंग के ऊपर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि एक बच्चे का केस आया। इस टाइम पे हम जो बोलते हैं कि थोड़ा सा जिसमें लोग बहुत लेट कम्युनिकेट करते हैं बच्चे, है ना, 5-6 साल 7 साल के हो गए तब भी कम्युनिकेशन ठीक से नहीं हुआ, ठीक है। तो ऐसे केस ऐसा एक मेरे पास केस आया था कि क्या किया जाए इस बच्चे के साथ, कि ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा सुन लेता है, समझ लेता है चीज़ों को, ब्रेन एक्टिव है, लेकिन बोलता नहीं, कम्युनिकेट नहीं कर रहा, हमेशा फ़ोन में ही रह रहा है। तो इस केस में क्या करना चाहिए? देखो यहाँ पे ना एक एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा रोल आता है। एस्ट्रोलॉजी में मरकरी
बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है व्हेन इट कम्स टू कम्युनिकेशन, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। आप मीडिया यूज़ कर रहे हो या आप कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है। तो चार्ट में मैंने देखा कि मरकरी की प्लेसमेंट कहीं ना कहीं मैलिफिक हो रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उस चीज़ के थ्रू मैं उस चीज़ को कहीं ना कहीं काफ़ी लेवल तक ट्रीट कर पाया। कुछ रेमेडीज़ हैं, कुछ बैलेंसिंग हैं पंचतत्वों की, उनके माध्यम से कुछ ऐसी चीज़ें हुई और कुछ रेमेडीज़ मैंने उनको बताई करने के लिए, तो वहाँ पे ये चीज़ हो पाई। और एट द सेम टाइम उन्होंने खुद भी ना इस चीज़ को समझा कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ का कितना रोल है। उन्होंने फिजिकली बच्चे को बहुत ज़्यादा एक्टिव किया, तो इस चीज़ में चेंजेस आ गए और ये विजिबल चेंजेस है। और मैं खुद भी उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंटल जोन में चल रहा था कि ये चीज़ कितना काम करती है। मेरे पास भी पहली बार ही कोई केस आया होगा, आप समझ रहे हो ना, कि हर इंसान भी किसी ना किसी लेवल पे शुरू करता है। लेकिन सुखांशु, उसके लिए अवेयरनेस होनी चाहिए ना। अगर आपका बच्चा प्रॉब्लम में है तो आपको एस्ट्रोलॉजिकली जुड़ना चाहिए। चाहे आप न्यूमरोलॉजी के थ्रू जुड़ो, चाहे आप टैरो के थ्रू जुड़ो, वो कड़ी मिलनी चाहिए। हाँ, जैसे कुछ चीज़ों का जो हल होता है ना, वो डॉक्टर के पास नहीं होता, वो होता है एस्ट्रोलॉजर्स के पास। जब डॉक्टर फेल होते हैं तब एस्ट्रोलॉजर्स चालू होते हैं। तो मैंने उनको एक छोटी सी रेमेडी बताई थी। आप सोचोगे ये चीज़ कितनी हमारे कल्चर में इनबिल्ट है। शंख, शंख में रखा हुआ पानी पीना, अच्छा, शंख को सुनना और शंख को बजाना। बच्चों को बजाने में बहुत मज़ा आता है, कोई चीज़ बजाने के लिए आपने दे दी, ठीक है। इस चीज़ से आपकी बॉडी के बहुत सारे चक्रास बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी सिंक में आती है जी। शो पीस में रखने वाले शंख नहीं, बजने वाले शंख आते हैं प्रॉपर तरीके से। आप उसकी ध्वनि बच्चों को सुनाइए और खिलौनों की जगह अगर बच्चा बजाना सीखेगा ना, उस चीज़ को, शंख को बजाना सीखेगा, इससे मतलब आप विजिबल चेंजेस 3 से 4 महीने के अंदर देख सकते हो अपने बच्चों के अंदर। स्पेशली ऑटिज्म का केस जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये ऑटिज्म का केस था। बच्चा शंख बजाता है, बच्चे के पेरेंट्स शंख बजाते हैं, बच्चा शंख में रखा हुआ पानी पीता है। एंड मैं आपसे इस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे ऑटिज्म से सफ़र कर रहे हैं, आप इस चीज़ को 5-6 महीने तक प्रयोग करके देखिए, आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाएंगे। आप यू विल बी हैप्पी एंड यू विल थैंक मी लेटर। इसके ऊपर पूरी रिसर्च है, मतलब पूरी रिसर्च है शंख के ऊपर। तो ये किस तरह के मिनरल्स, इसकी रिसर्च भी हो गई एक सर्टेन टाइम के बाद। जो मिनरल्स आपको चाहिए बॉडी में, जिस वजह से वो हार्मोन्स काम नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी उस तरह से उस चीज़ को पहचान नहीं पा रही है, क्या आपको चाहिए, क्या लेना है, क्या डालना है, सारी चीज़ें शंख में मौजूद हैं और आपकी ही संस्कृति में मौजूद हैं। और ये हमारी पूजा पाठ का एक बेसिक स्ट्रक्चर हुआ करता था, आज खो गए हैं, वो शोपीस वाले बचे हुए हैं। तो एनीवन सफरिंग फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, इट्स माय एडवाइस कि आप इस चीज़ को ट्राई ज़रूर करें और इसका लुत्फ उठाएं। ज़रूर। अगर आप लोग कह रहे हैं कि भाई स्पेसिफिक कुछ रिसर्च हुई है, तो आई एम श्योर कहीं ना कहीं इसको लोगों को करना चाहिए, एक बार ट्राई करना चाहिए। मतलब आप चेक करेंगे, पहले भी शंख में पानी रखा जाता था और पूरे घर पे उसका छिड़काव होता था और शंख वादन भी होता था और आरती में डेली लोग शंख सुनते भी थे। आप खुद भी चेक करना सार्थक इस चीज़ को, यू विल लव इट। एक्चुअली पता है क्या सार्थक, लोग ना रिसर्च उसी को मानते हैं जो किताबों में, अखबारों में या टीवीज में चल रही है। ये एक एस्ट्रोलॉजिकली रिसर्च है भाई, आप इसको फॉलो करो, क्योंकि वो सब आप कर चुके हो, डॉक्टर्स को पैसे दे चुके हो, तो अब ये वाला प्रोसेस आप करके देखो। ज़रूरी नहीं किताबी रिसर्च ही हमेशा कामयाब होती है जी। नहीं, सही बात है। कभी ना कभी एक सुप्रीम पावर कहीं ना कहीं है, एक सुप्रीम पावर बोलो, एक यूनिवर्स, कॉस्मोस बोलो, कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में 24/7 काम कर ही रही है। देखो, मैं आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करता हूँ इस पर। इस टाइम पे लोग साउंड थेरेपी के लिए पूरी दुनिया जहाँ में घूम रहे हैं और इतने पैसे लगाते हैं और इतना खर्च करते हैं, बाद में भी वो रिजल्ट कई बार नहीं आ पाता है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं मिलती उस चीज़ की आपको। बट एक शंख वादन करना अपने घर में सुबह शाम, बच्चों से वो कराना, दिन भर पीपी बजवा रहे हो ना आप प्लास्टिक की, उससे फार बेटर है आप शंख दो अपने बच्चे को। उसके फेफड़ों में इतनी जान आएगी कि आपको भी अच्छा लगेगा कि मेरा बच्चा कितना अच्छा कर रहा है चीज़ों में। विजिबल चेंजेस यू कैन सी विद इन 6 months। मतलब इतना सिंपल है, बस इतना है कि इसके पैसे नहीं लगते हैं। तो शायद लोग पता नहीं इस चीज़ को अडॉप्ट करें ना करें और लगे क्या ही कर रहे हैं। यू लव इट। मेडिटेशन के नाम पे शंख वादन करने के बाद आप मेडिटेशन करने बैठो, आपको नेक्स्ट लेवल अनुभव होगा। और इसीलिए हमारे पूजा घरों में शंख रखा हुआ होता है,
आज भी हमारे घरों में शंख होता है। तो प्राणायाम अगर बच्चा नहीं कर रहा, मैं मम्मी रोज प्राणायाम कर रहा, आप उसको ना एक वो दे दो गैजेट की तरह, यार देख इसको ना सुबह एक बजाना, खिलौना हो गया ना, मजा आएगा ना उसको। आप उसको प्रोसेस समझाओ, यार इसको करने से ऐसा होता है। इससे अच्छी कोई थेरेपी और इससे अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं होती। मैं निमोनिया लेके पैदा हुआ था, ज़्यादातर बच्चे 5-6 महीनों में निमोनिया होता है, वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गया, ठीक है। तो लंग्स वीक थे काफ़ी शुरुआत में, बट मेरे घर में जिस तरह का माहौल है, मैं बचपन से ही शंख बजाता हूँ और मेरे यहाँ लोग सुनने आते हैं कि इतना अच्छा शंख बजाते हो आप। दे कम कि नॉन स्टॉप आप 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक, 2 मिनट तक, 3 मिनट तक बजाए जा रहे हो, और वो अपने आप में एक मेडिटेशन है। सही में आप सोच के देखो ना कि आपके घर में बच्चे शंख बजा रहे हैं, उनके फेफड़े कितने मजबूत होंगे। यहाँ पे आपके जितने तार तंतु जो भी आप इनको बोलते हो, ये सब खुल जाएंगे। और इस तरह की चीज़ें हमें देनी चाहिए बच्चों को, रेदर देन अब मोबाइल दो, मैं मना नहीं करता हूँ, वो तो भाई नेसेसिटी है इस टाइम की, लेकिन साथ में ये भी दो। हम ना चीज़ों के बीच में कंपटीशन नहीं कर रहे हैं, बीच में कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। एक्चुअली पेरेंट्स को ना अपना टाइम चाहिए, और वो अपने टाइम के चक्कर में ना उनको फ़ोन दे देते हैं कि भैया हमें फ्री कर दो, ये लो फ़ोन ले लो 2 घंटे के लिए। पता ही नहीं वो बच्चा फ़ोन में क्या देख रहा है। हाँ, फ़ोन ले जाओ, हम लोग लगता झगड़ते हैं तब तक आपस में। फ़ोन ले जाओ। भी होता है कि भाई वो एक एक्सेप्टेंस नहीं है कि भाई हमें झगड़ा करना है, पर्सनल स्पेस चाहिए, जो भी है। अगर बच्चे आप ले जाओ। सर्टन एज तक बच्चे को 7 साल तक, 8 साल तक अगर आपने कोई रूटीन फॉलो करा दिया, उसके बाद आप 2 घंटे का फ़ोन भी उनको दे दोगे ना, उनको अपने आप पता चलेगा, एडिक्शन हो जाएगी। नहीं यार, ये मेरा ये वाला टाइम है, ये मेरा स्पोर्ट्स का टाइम है, इस टाइम मुझे शंख बजाना है, मुझे थेरेपी करनी है, मुझे इसमें मज़ा आता है। लेकिन 8 साल तक टाइम दो। टाइम पता है किस में दे रहे हैं वो लोग? कार्टून देख लो, खाना खा लो साथ में। जिसकी वजह से ना मतलब बहुत डिस्टर्बेंस, और इतना पॉल्यूशन के बाद भी अगर ये देखो इन्होंने शंख बजाया है, तो आज जितना मर्जी पॉल्यूशन लेवल हो, इनको तो कभी एस्थलीन की जरूरत नहीं पड़ती, इनको तो कभी पॉल्यूशन हिट नहीं करता। अभी आपने बात करी है जैसे शंख बजाने की, तो इसमें एक कहीं ना कहीं एक जो मंदिर में हम घंटी बजाते हैं, मैंने अपने काफ़ी दोस्तों को बोला है कि जब भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा हो कि भाई मुझ पे नज़र लग रही है, या फिर मैं बड़ा लो फील कर रहा हूँ, भाई मंदिर जाओ, उसके नीचे 10-12 सेकंड बजाओ, खड़े हो। ये मैंने फील किया था एक बार, और मैंने जाके किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो वाइब्रेशंस आती हैं, वो जो टन 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 की जो वाइब्रेशन आती हैं, वो सारी चीज़ें तोड़ती हैं बॉडी के अंदर और निकलता है वो। सच है बात। वो क्या है, उसके पीछे साइंस क्या है, उसके पीछे स्पिरिचुअलिटी क्या है, मुझे नहीं पता, बट वो जो एक साउंड जो आपको जो टच करती है ना, वो ब्रिलियंट है। मेरे घर के नीचे मंदिर है, और वो हर 7 बजे हर दिन पूजा होती है। जब वो घंटी बजती है ना, तो एक सुकून से, एक ठहराव सा मन में आता है। चल मैं आपको समझाता हूँ ये बात। आपके फ़ोन में कभी पानी गया है? गया ही होगा। बहुत बार एक एप्लीकेशन आती है, उसमें लिखा था लाउडेस्ट साउंड। हाँ। आप उसको प्ले कर देते हो तो पानी बाहर निकल जाता है। किससे? फ़ोन से। हाँ। जो चला जाता है उसके अंदर। मतलब आपके फ़ोन से पानी बाहर निकल गया एक साउंड से, ठीक है। आपके जितने चक्रास है ना, उनमें जो भी क्लटर भरा हुआ है, जितनी गंदगी भरी हुई है, आप जब घंटे का साउंड बनाते हो ना, आपके चक्रास डीक्लटर होते हैं। आपकी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी होती है, जो जिस जगह पे नहीं होनी चाहिए, अभी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा इस टेबल पे कोई चीज़ रखी हुई है, अगर आप इसको टैप करोगे ना, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ होगी नेचुरल इस पे नहीं लगी होगी, पेंट लगा हुआ है, कोई थोड़ा सा उखड़ रहा है हल्का फुल्का, वो नीचे गिर जाएगा। तो आपकी बॉडी टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, ये सब थेरेपीज के थ्रू। तो जो आपको लग रहा है ना कि नज़र लगती है और ये साउंड सुन के, क्योंकि ना देखो डे 1 आपको वो साउंड अच्छा लगा, ठीक है, आपको अब इसको हम साइंटिफिक रीजन से ले लेते हैं। आपको वो साउंड अच्छा लगा, आपने बोला मुझे अच्छा लग रहा है, इसकी वजह से ना मुझे बॉडी हील लग रही है। तो अब क्या हो रहा है, आप वो चीज़ ना मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। अब अगले दिन फिर उसी टाइम पे वो घंटा बजा और आपको लगा यार मैं ये सुनूंगा ना, मैं ये सुनूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो यहाँ पर अगर ये वाली बात है, तो यहाँ पर ये वाली भी बात है कि अगर आपको पता चल गया ना ये चीज़ आपके लिए अच्छी है, तो वो ऑटोमेटिकली आपकी नज़र उतर जाएगी, क्योंकि आपको पता है मैं शाम को अभी बजेगा एक साउंड और मैं वो सुनूंगा, यार 5 मिनट सुनूंगा मैं ठीक हो जाऊंगा। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, वो उस हिसाब से ना काम करता है। जी। तो आपका वो काम करता है दिमाग, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है चेंज, लेकिन और कैसा चेंज हो रहा है, क्योंकि आपने सोच लिया कि घंटा बजते ही मेरी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी।
ये मैंने पर्सनली बहुत बार नोटिस किया, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, और मैंने और बहुत लोगों को बोला है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे एक बार ट्राई करके आओ। बेहतरीन चीज़ काम, बेहतरीन है ये, मतलब गजब काम करती है ये चीज़। और हमेशा से हमारे पॉडकास्ट पे पहले भी एस्ट्रोलॉजर्स आए हैं, हमने बात करी है साउंड हीलिंग के बारे में, साउंड थेरेपी के बारे में। तो ये मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे मैं एक बॉलीवुड कह सकता हूँ, एक म्यूज़िक बफ कह सकता हूँ एक तरीके से, मैं लिरिक्स पे काम नहीं करता हूँ। मुझे लिरिक्स के गाने शायद इतने पसंद नहीं आए जितना मैं इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों पे जाता हूँ। तो मेरा प्लेलिस्ट भरा बड़ा है इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक से भाई, क्या चाहे तो कोई भी आप उठा के ले लो, वो चलता है, वो हिट करता है। तो कहीं ना कहीं साउंड थेरेपी मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है बजाय और चीज़ों के। बिल्कुल, हाँ, इसीलिए तो इतनी सारी थेरेपीज हो रही हैं आजकल, साउंड थेरेपी। आपका माइंड रिलैक्स होता है। इट्स लाइक दैट, वो एक जब आप बर्फ़ को तोड़ते हो ना, सिल्ली को तोड़ते हो, टक 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 टक, ये वही वाली बात है। बस आपके इमोशनल वो चीज़ों को ब्रेक करता है कि भाई ठीक है, फिर आप दोबारा इकट्ठे होते हो। आप ये देखो, आप किसी रिलेशनशिप में होते हो, जैसे हम लोग इतने सारे केसेस आते हैं, तो आपको किसी भी इंसान के साथ तब अच्छा लगता है जो आप अपनी नेचुरल स्टेट में उसके पास हो पाते हो। जो आप हो, अगर वो उस इंसान को दिखा पाओ, देन यू फील गुड, राइट? तो साउंड थेरेपी भी क्या करती है, जो आपके ऊपर एक्स्ट्रा चीज़ें चिपक गई होती है ना जी, उनको बाहर निकाल देती है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाली बात है जो मैंने अभी बर्फ़ की एग्जांपल लिया ना। आप बर्फ़ लिया, आपने तोड़ा, हथौड़े तोड़ रहे हो, ठीक है, तोड़ रहे उसमें उस बकेट में डाल रहे हो, किसी में डाल रहे हो, फिर धीरे धीरे पानी बन जाएगा, फिर दोबारा जमता है, फिर टाइम अगर आपको और चीज़ें, फिर आप तोड़ो, दैट इज़ द सेम थिंग। मतलब वो साउंड थेरेपी वही है कि भाई आप, मेरे हिसाब से तो जब आपको 3 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में फील हो रहा है, जस्ट गो। एंड टू बी ऑनेस्ट, थोड़ी सी डीप बात है ये, लेकिन आप समझने की कोशिश करो। हम लोग कार्ड रीडर हैं। ओशो डेक में एक कार्ड है, उसका नाम है टोटैलिटी। ओशो डेक में कार्ड है, उसका नाम है, कार्ड का नाम टोटैलिटी है। टोटैलिटी इतना खूबसूरत शब्द है अपने आप में। टोटैलिटी का मतलब ये है, ये आप सोच के देखना मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ इस बात को। आप जिंदगी में कुछ भी अगर करना चाहते हो अपने, आप किसी भी चीज़ को टोटैलिटी में करके देखो एक बार, आप उस कर्म से आज़ाद हो जाओगे। समझना बात को। ठीक है। साउंड थेरेपी को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, आप ही समझने की कोशिश करना। बेसिकली उस कार्ड में ना, जिस कार्ड की बात कर रहे हैं, उस कार्ड में जैसे सर्कस में होता था ना, 2 ऊपर रॉड लगी होती थी और वो इधर से उधर जंप करता था, झूला टाइप। तो यहाँ पर एक इंसान है, यहाँ पर दूसरा इंसान है, और एक इंसान दूसरे को पकड़ के बैठा है और वो तीसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली उस कार्ड का ये पिक्चर है जिसके बारे में ये बता रहे हैं। तो ये काम करती है चीज़, और मुझे लगता है कि बच्चों पे नेचुरल थेरेपीज देने की कोशिश करनी चाहिए, अपार्ट फ्रॉम टेक्निकल थिंग्स। पानी में डाल दो, बालू में डाल दो, रेत में डाल दो। रेत में डालोगे तो बॉडी की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। बालू वालू खाएगा, मिट्टी खाएगा, तो उससे उसके अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। क्यों? देखो, छोटा बच्चा होता है, आपने देखा हो, हर चीज मुंह में डाल लेता है वो अपने। जानते हो क्यों? नेचर का ये नियम है कि आपको हर उस चीज का टेस्ट आपकी जबान में डालेगा तो आपके अंदर एक फॉरेन एलिमेंट चला गया। बचपन में ही उस चीज के लिए उसकी एंटीबॉडीज बननी तैयार हो जाती है, तो बड़े होने के बाद वो एलिमेंट कभी उसके बॉडी में आता है तो उसके अंदर पहले से ही हमें एक एंटीबॉडीज मिलती हैं। आजकल के बच्चे जो वीक है ना, वो इसीलिए हैं क्योंकि पेरेंट्स ना मिट्टी में छोड़ते ही नहीं है, और फिर कहते बाहर बेटा बहुत पॉल्यूशन है। पॉल्यूशन हिट इसीलिए तो कर रहे हैं क्योंकि आप अंदर से वीक हो। वीकनेस इसीलिए है क्योंकि आपको एक्सपोजर नहीं मिला है उस गंदगी का कभी, तो बॉडी जानेगी कैसे कि ये फॉरेन एलिमेंट है। अचानक से आपने 15 साल बाद किसी बच्चे को धूल मिट्टी दिखाई, तो उसके बचपन ने वो धूल मिट्टी देखी नहीं, तो उसके शरीर के अंदर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी के लिए है ही नहीं। तो आपको टेक्नोलॉजी से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है कि जो टेक्नोलॉजी में टाइम दे रहा है, पूरा का पूरा टाइम उसमें दे रहा है, उसकी जगह आपको नेचुरल मिट्टी में, पानी में, धूप में, हवा में, इन सब चीज़ों में उसको इतना एक्सपोजर बचपन में दे दो कि उसके लिए चीज़ें फौरन ना रहें। तो बच्चा जब बड़ा होता है ना, तो शरीर से भी लड़ पाता है और मन से भी लड़ पाता है। टेक्नोलॉजी तो पार्ट है आपका, इसको तो आप छोड़ नहीं पाओगे, वरना आप पीछे रह जाओगे ज़िंदगी में। आपने किसी बच्चे को शाओलिन बना दिया ठीक है,
नेपाल में या कहीं ऐसी हिमालयों में भेज दिया आपने, अगला इंसान वापस यहाँ पे आएगा तो वो तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा बाकी लोगों के बीच में। तो टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ में आपको नेचुरल एनवायरनमेंट देने चाहिए। हर बच्चे को आपको मिट्टी का कायदे से एक्सपोजर देना चाहिए, आग का एक्सपोजर देना चाहिए, हवा का देना चाहिए, पानी का देना चाहिए। डाल दो स्विमिंग पूल में बच्चे को, टब बनाओ, घर में पड़ा रहने दो, जुकाम बुखारी तो होगा तो क्या हो जाएगा, मैनेज कर लोगे। मैं किसी के अपने फ्रेंड के घर जाती हूँ, बच्चे छोटे हैं, अरे हम तो गैस के पास जाने ही नहीं देते बच्चे को, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और मैंने अपने बच्चे को ना 3rd या 2nd स्टैंडर्ड में था, मैंने बता दी थी बेटा ऐसे लाइटर प्रोसेस होता है, यहाँ से रात को नॉब बंद करते हैं, आप चाय ऐसे बनाते हैं, कि आप उसको जाने तो दो किचन में। वो जो पॉजेसिवनेस है ना बच्चे को लेके, उसको थोड़ा सा अब फ्रीडम देना पड़ेगा, जाने दो उन्हें, करने दो उन्हें। अब आप ये चीज़ सोचो कि बचपन में हमें बोला जाता है हाउ बेटा बिल्ली आ जाएगी बिल्ली से आप हमें डरा रहे हो, बाद में आप चाह रहे हो हम शेर से लड़ जाएं। हमारी मर्दानगी तो खत्म हो ही जाएगी ना। नहीं, सबसे बड़ी सोच तो क्या, बिल्ली ने रास्ता काट दिया ना, अब दिन अच्छा नहीं जाएगा। और मैंने अपने बच्चों को पता क्या बोला कि बिल्ली रास्ता काट दे सबसे अच्छा दिन जाएगा। तो उनका माइंडसेट पता है क्या हो गया, मम्मा बिल्ली को ना निकलने दो, दिन बहुत अच्छा जाता है जी। वो माइंडसेट आप कैसा अपने बच्चों का बना रहे हो, वो डिपेंड करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह से तैयार कर रहे हो। टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेस ऑफ टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम है। और आप जो नेचुरल एक्सपोजर देना चाहते हो, और इनके पास तो खैर बहुत बड़ा एक उदाहरण है, मतलब बच्चों की परवरिश करने का भी सामने सामने, तो आप देख सकते हो ये चीज़ कि भाई बच्चे थोड़ा डिफरेंटली ट्रेंड हो रहे हैं, तो थिंग्स आर वर्किंग। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें कोऑर्डिनेशन में चलती है। माइंडसेट होना चाहिए, वो एक कमरे में भी जीवन बिता पाए, वो 2 कमरे में भी जीवन बिता पाए, और वो पूरे रात पूरा का पूरा रात सी सुख मिल जाए तब भी। लेकिन उनको नहीं सिखाना चाहिए कि भाई ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, नीचे से ऊपर भी जा सकते हैं। तो आपको सर्वाइवर होना चाहिए भाई, आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ। अगर एक अच्छा समझदार इंसान होगा ना, आप उसको कहीं पर भी गिरा दोगे ना, वो फिर खड़ा होकर काम करने लग जाएगा। ब्रूस ली ने बोला ना, बी वाटर माय फ्रेंड, बी अ वाटर। तो थोड़ा सा जैसे हमने अभी आप तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए, अब हम सपनों की बात करें, थोड़ी ड्रीम्स की बात करते हैं। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा ना ब्लैंक कैनवस लेके पैदा होता है दुनिया में। एक ऐसा कैनवस कि उसको पता है, उसको नहीं पता या पता है कि कब कैसे क्या रंग डालने हैं, कब क्या स्केच करना है, कैसे। तो इसमें ना पेरेंट्स का रोल सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहला होता है। तो मेरा सवाल आप लोगों से है कि भाई क्या आपको लगता है कि पेरेंट्स अपने सपने बच्चों पे थोपते हैं या उनके सपने समझ पाते हैं कभी? थोड़ा सा मैं डिफ़र करूंगा इस बात पे। आपने बोला ब्लैंक कैनवस, चूँकि मेरी थोड़ी सी फील्ड अलग है, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बच्चे ब्लैंक कैनवस होते हैं, एक इम्प्रिंट लेके आते हैं वो भी। आजकल के बच्चे तो ब्लैंक नहीं है। एक एस्ट्रोलॉजिकल बात बोलूँ तो मैं एक इम्प्रिंट लेके आते हैं, उनकी एक अपनी नियति होती है, हर बच्चे की एक अलग नियति होती है, हर इंसान राजा तो नहीं बनता। हाँ, आपकी बात ठीक है, बट ब्लैंक कैनवस का मतलब कि वो इम्प्रिंट जो आप बोल रहे हो वो कहीं ना कहीं है, लेकिन उसमें कब कैसे रंग बनना है तब आप लोग आते हो, है ना? आप ये समझो कि परवरिश हम बोलते हैं बच्चा पैदा होने के बाद, और जो मेरी अपनी रिसर्च रही है इन चीज़ों को लेके, परवरिश होती है जब बच्चा आपके पेट में आता है। हाँ, जी जी जी। वो जर्नी तो तभी से शुरू हो जाती है। जर्नी आपकी तब से शुरू होती है। और आप लोगों के कायदे से अगर कलेश हो रहे हैं, मतलब जो कपल्स हैं अगर उनके बीच में अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, तो बच्चा पैदा होगा ना, तो बच्चा भी, वो बोलते हैं ना थोड़ा सा हमारी लैंग्वेज में, कलेश की पैदाइश है। ये लोग गालियाँ देते हैं बच्चों को कि तू कलेश की पैदाइश है। गालियाँ आप अपने आप को ही दे रहे हो। तो जो उस 9 महीने में उस माँ के ऊपर बीता है, चाहे वो धार्मिक रही हो, चाहे संस्कारी रही हो, चाहे ब्ला 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 रही हो। और इस तरह के ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं तो कि आप जब प्रेग्नेंट होते हो ना, तभी से संस्कार चालू हो जाते हैं। तभी तो बोला जाता है लड्डू गोपाल जी की फोटो लगाओ, चैंट करो, महामृत्युंजय का मंत्र चलाओ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, वहीं पर ही लड़ रहे हैं। और उसी पोजीशन में आके आप सब काम कर रहे हो, बच्चा सब महसूस कर रहा है। जब वो बाहर आता है ना, यार हमारा बच्चा बोलता नहीं है, इंट्रोवर्ट है। वो क्यों इंट्रोवर्ट है? क्योंकि वो इतना सुन चुका है ना कि उसका मन ही नहीं करता बोलने का। ये ऐसे बच्चे होते हैं जो अपनी फीलिंग्स ना बता ही नहीं पाते। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पेट में रहकर ही कलेश देखा होता है।
तो अभिमन्यु की कहानियां हमें सुनाई जाती है, हमें नहीं पता अभिमन्यु थे या नहीं थे, रिसर्च बहुत कुछ कहती है, हमारे पास कहानियां, लेकिन है तो सिंबॉलिक, सिखाई तो गई है हमें बात कि उन्होंने पेट में जब वो थे तो उन्होंने भाई चक्रव्यूह का एंड कैसे तोड़ना था वो सुना ही नहीं। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन जो पूछा कि ब्लैंक कैनवस होते हैं और पेरेंट्स इस चीज़ को इम्पोज कर देते हैं, तो देखो कैनवस तो आपने पहले से तैयार कर दिया है, आपने जिस तरह की बिहेवियर अपने पार्टनर के साथ रखी है उस टाइम पीरियड में, वो आपका बेस तैयार करेगी आने वाले। लेकिन एक बात और है ना कि अगर आप उस चीज़ को डिलीवरी के बाद भी चेंज कर देते हो तो बच्चे का माइंडसेट चेंज होता है। अगर वहाँ तक का प्रोसेस खराब चला भी गया तो अब आप आगे का जो प्रोसेस है ना वो बहुत अच्छा सा लेकर आओ। मतलब जैसे मैंने बोला कि 8 साल तक का जो बच्चा होता है ना, आप उसको जितना अच्छा सिखाओगे ना उसका कम से कम 75% तो उसका आजीवन चलेगा ही चलेगा। बहुत कोई प्लैनेट्स डिस्टर्ब हो या कोई बहुत ही ग्रह खराब हो तो एक अलग बात है, लेकिन 75% जो आपकी जो अपब्रिंगिंग है ना वो आपकी चलती है आगे तक। इसमें एक और पॉइंट है, कैनवस की ही बात जो हो रही थी कि देखो, चूंकि मैं एक खुद एस्ट्रोलॉजर हूँ तो मैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बात करूँगा कि आपको ना बच्चे को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो ज़िंदगी में आपने कर पाया है नहीं कर पाया, आपको उस हिसाब से नहीं तोलना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि इस बच्चे में कैपेसिटी किस चीज़ की अच्छी है। जी। आपको वो मीडियम प्रोवाइड करना है, आपको सिखाना नहीं है कुछ, क्योंकि अगर आप सिखाओगे ना तो हो सकता है कि देखो सिखाना पता क्या होता है, मैं तो जो बात है मैं आपको साफ बोलूँगा, हम 3 लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पूरी दुनिया मौजूद है सामने जो देखने वाले हैं। ज़्यादातर लोग पढ़ाई बातें बोलते हैं, ठीक है, कि हमने ये सुना था ये एग्जिस्ट करता है। भाई नहीं है ऐसा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने कोई बात अपने पेरेंट्स से सीखी और अपने बच्चों को सिखा दी, और इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि हकीकत ये आपने शायद एक्सपीरियंस भी ना किया हो उस चीज़ को लेके। इसलिए बच्चों के प्रश्न तो बहुत क्यूरियोसिटी भरे हुए होते हैं कि पापा ये क्या होता है, वो क्या होता है, फिर आप कुछ भी बोल देते हो उनको। तो आपको ना, ठीक है वो सब तो एक अलग बात है, पेरेंटिंग का पार्ट है, लेकिन आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बच्चों को आप कोई भी चीज़ सिखाते हो ना, ज़बरदस्ती इम्पोज मत करो अगर आपने उस चीज़ का ढंग से अनुभव नहीं किया है तो। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना तो इतनी सारी साइंस है ना, आप उसमें घुस के प्लैनेट्स देख के पता कर सकते हो कि हमारा बेटा किस में अच्छा जा सकता है, और उसका इंटरेस्ट भी बच्चे का उसी में जा रहा है। तो वो कहीं ना कहीं वो लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, मैच कर जाते हैं, अरे हाँ आप जो बोल रहे हो मेरा बच्चा भी वही बोलता है। तब वहाँ पर एस्ट्रोलॉजिकली वो लोग पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ना वो बहुत बहुत अच्छा कर पाते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो आगे सक्सेस नहीं करते। अब जैसे मैं आपको इनकी बात पे सपोर्ट करता हूँ कि भाई मेरे पेरेंट्स ने मुझे एक सपना दे दिया कि बेटा ये करो, मैं वो चीज़ उस तरह से नहीं कर पाया, फिर मेरी मुलाकात इनसे हुई, इन्होंने मुझे बताया कि सुखांशु क्या कर रहे हो, कहते क्या रहे हो यार, ये तो तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ना। तो आप ये देखो कि वो चीज़ अगर एक बचपन में मुझे मिल जाती, तो इन्होंने बताया कि भाई सुखांशु तुम्हारी कैपेसिटी इस चीज़ में है, तो आज मेरे पास कंपटीशन नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। आई एम जस्ट थ्राइविंग लाइक एनीथिंग, लिटरली ग्रोइंग आउट ऑफ मी। यही चीज़ हमें एक सर्टेन टाइम पे बचपन में मिल जाए, और वो भी किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी इंसान की ऐसी सलाह से मिल जाए वो चीज़ कि हमारा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, हम वही करने देते हैं। क्योंकि आप किसी भी चीज़ में किंगशिप एस्टेब्लिश कर सकते हो, जो भी काम करो आप, और ज़रूरी नहीं हर चीज़ में आपको किंगशिप ही एस्टेब्लिश करनी है, आप अपने आप में पूरे हो सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो किसी भी चीज़ में। तो ये एक एस्ट्रोलॉजी का रोल है, और यहाँ पे ना पेरेंट्स को ब्लाइंड नहीं होना चाहिए कि देखो मैं ये चीज़ नहीं कर पाया, मैं अपने बच्चे से कराऊंगा, या फिर ये चीज़ मैं बढ़िया कर रहा हूँ तो यही मेरा बच्चा इस चीज़ को कैरी करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हम ह्यूमन बींग्स ऐसे डिज़ाइन है कि हमें अपनी चीज़ों को आगे कैरी करना होता है, जैसे कुछ और नहीं आता है तो रिप्रोडक्शन कर देते हैं अपना। एक्चुअली अब क्या है ना, मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी। अब 4 पंडितों के पास गए, चारों पंडित ने बोला आपका बेटा ये कर सकता है, लेकिन जो नंबर है ना जी, अगर आपका जो नंबर है उस नंबर के अकॉर्डिंग भी अगर आप अपना प्रोफेशन चुनते हो, ये तो बहुत इजी है, कोई प्लैनेट देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई राहु कोई किसकी दृष्टि कहाँ पड़ रही है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको नहीं पंडित समझ में आ रहा तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिलो, क्योंकि आपके नंबर भी आपको आपका प्रोफेशन बता सकते हैं। जैसे मेरे नंबर्स कहते हैं कि
मैं न्यूमरोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। लेकिन अगर ऐसे मुझे नहीं पता होता तो मैं वैदिक भी पढ़ रही होती, मैं वास्तु भी पढ़ रही होती, लेकिन मुझे नंबर साइंस में इतना बिलीव हो गया कि इसमें तो कुछ है ही नहीं, हार है ही नहीं। तो जब सुखांशु जी मेरे पास आए थे तो मैंने कहा इतने बढ़िया कॉम्बिनेशंस हैं कि आप तो कर नहीं सकते, आप तो टीचर ही बन सकते हो इस चीज़ के। तो आज वो इनके बहुत अच्छे अच्छे बैचेस चलते हैं। अब आप ये देखिए, जैसे मेरा ही डेट ऑफ बर्थ है, 9 नंबर से रूल करता हूँ मैं, और 3 नंबर मेरा भाग्यांक है। मेरी ज़िंदगी के 2 फंडामेंटल, शरीर पे काम करना है, शरीर से रिलेटेड इंटरेस्ट रखना है और रिसर्च करनी है उस चीज़ में, क्योंकि 9 नंबर एक अपने आप को कहीं ना कहीं मंगल का कारक हो गया, एनर्जी का, शरीर का कारक हो गया। तो आप ये देखो कि मैं फिटनेस मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ, नई नई चीज़ें सीखता रहता हूँ, इनफैक्ट रिसर्च भी करता रहता हूँ। तो मेरा 1 नंबर यूटिलाइज हो गया। दूसरा नंबर 3 नंबर, कंसल्टेशन देना, रिसर्च करना, अगेन जो चीज़ आती है उसको और प्रोपोगेट करना। 2 चीज़ें ज़िंदगी में पकड़ ली, लाइफ अलाइंड है। देखो अच्छा बुरा, देखो ज़िंदगी इज सफरिंग, लाइफ इज सफरिंग। आप यहाँ पे ना, अदरवाइज आपको मेनका की कहानी नहीं सुनाई जाती। लाइफ में तो सफरिंग ही है, स्वर्ग और नर्क में कहाँ क्या होता है कोई नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो आपको बस उस चीज़ को कितना अच्छे से हैंडल कर ले जाते हो आप। बारिश हो रही है, छाता लेके जाना है, आप शांत रहोगे, ठीक है, इतना ही है। तो अब 2 चीज़ें अलाइंड होगी, इन्होंने अलाइन करा दी, मुझे समझ में आ गई मेरी जर्नी। हाँ, टेक्निकलिटीज़ बहुत सारी हैं, लेकिन एक फंडामेंटल क्लियर हो गया ना। यही एक हर बच्चे के लिए पेरेंट्स की ड्यूटी है। और ज़रूरी नहीं है एस्ट्रोलॉजर ही, एस्ट्रोलॉजर से आप सलाह लो, लेकिन आपके अंदर भी तो बुद्धि है, ठीक है। आप देखो, हमने देखो एक चीज़ बताई कि आपके कॉम्बिनेशंस ऐसे हैं कि आपका बच्चा मीडिया में जा सकता है या यूपीएससी में जा सकता है, और आपको दिख भी रहा है कि आपका बच्चा यार रोज ऐसी बातें करता है यार कि यार मेरे को तो ये करना है या मेरे को शेयर मार्केट करनी है। तो आप भी यही बोल रहे हो मैम, तो क्या होगा कि जब 2 बातें मैच होंगी तो आपको खुद लगेगा यार बच्चा बोल रहा है, इनको कैसे पता कि हमारा बच्चा ये बोल रहा है। तब पेरेंट्स उस बच्चे को ना सपोर्ट करने लगते हैं। तो अगर नहीं समझ में आ रही है, बच्चे की भावना नहीं समझ में आ रही, तो आपको जुड़ना चाहिए एस्ट्रोलॉजी से, ताकि आप एक ना अपना उनके साथ एक भरोसा बना पाओ कि हाँ यार ये इनको कैसे पता कि मेरा बच्चा भी ऐसी बातें करता है। तब देखना आपका बच्चा बाजा फाड़ेगा ही फाड़ेगा। आजकल आप लोगों ने भी देखा होगा, आपको भी ऐसे क्लाइंट्स मिलते होंगे कि बहुत जल्दी बच्चे ना प्रेशर में आते हैं। प्रेशर में आने के बाद में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें आती हैं। तो क्या आपको लगता है कि आज के बच्चे अपने अंदर जो एक तरीके का एक इनसिक्योरिटी देखते हैं, वो पेरेंट्स से आती है? आती है। आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, मैंने अगर अपनी माँ को अलग अलग सिचुएशंस में पैनिक करते हुए देखा है, तो मेरी टेंडेंसी उस तरह की बन जाती है, बनी भी है। और ये टेंडेंसी मेरी अच्छी खासी बनी है और काफ़ी समय तक बनी रही। और मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि ये पैटर्न मैंने अपनी माँ से पिक किया है। कई सारे पैटर्न्स मेरे अंदर हैं जो मैंने अपने फादर से पिक किए हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करते हैं, दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव। मैंने अपने फादर को देखा कि जब एक्सट्रीम इमरजेंसी और सिचुएशंस आती हैं लाइफ में, ऐसी सिचुएशन कि किसी इंसान को हार्ट अटैक आ जाए, तो वो मेरे फादर कुछ इस तरह के हैं कि उनके चेहरे पे मैंने एक शिकन नहीं देखी कभी। मुझे ऐसा लगा कि यार इस टाइम पे तो मेरे फादर को क्रम्बल कर जाना चाहिए था, लेकिन वो जो चीज़ देखी और मैं इस चीज़ को बस सोचता रह गया। और मैंने खुद भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी कि मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कई बार, या मेरे जो जानने वाले बहुत करीबी हैं, कि भाई इतनी प्रॉब्लम होगी तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं हो, बल्कि छोटी छोटी चीज़ों में परेशान हो जाता हूँ कई बार मैं। जैसा कि मैंने फादर को भी देखा था, अपने मदर को देखा था, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में प्रॉब्लम्स फील करना वो मम्मी से लिया और फादर से वो ले लिया। माँ बाप से तो चलो आ रहा है, लेकिन जहाँ बच्चा जा रहा है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। हाँ, वो ऑफ कोर्स एक कहीं ना कहीं वो तो बहुत माँ बाप वाला तो देखो बच्चे थोड़ा ही सुनते हैं, उसके बाद तो वो नहीं सुनते हैं। इतना ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता। सराउंडिंग्स बहुत फर्क पड़ता है। माँ बाप से कुछ चीज़ें आप ले सकते हो, यहाँ पर मैं थोड़ा सा बोलूँगा, आप माँ बाप से चीज़ें ले सकते हो, लेकिन आपकी जो सराउंडिंग है ना, उससे भी बहुत ज़्यादा, मतलब अगला बंदा यार ये तो इतना ज़्यादा आगे बढ़ गया यार, मुझे तो इनसिक्योरिटी हो रही, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझे एंजाइटी होने लग गई है। तो
यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने यहाँ पे, इन्वायरमेंट। यहाँ पे वास्तु का रोल आता है आपकी ज़िंदगी में। वास्तु इज़ इन्वायरमेंट ओनली। फलाना कलर लगा दो इस डायरेक्शन में, यहाँ पे ये वाला एलिमेंट मजबूत कर दो। जैसे आपको वास्तु काम करता है ना, वास्तु तो एक वेल एस्टेब्लिश साइंस है, राइट? देखो मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। भगवान कृष्ण के ऊपर जब वो मथुरा में रहते थे, वृंदावन में रहते थे, उस समय आपने सुना होगा बहुत अटैक होते थे, ये राक्षस आ गया, वो आ गया, और उनकी टेरिटरी पे भी बहुत अटैक हुए। जयद्र इसने अटैक कर दिया, उसने कर दिया, जरासंध ने अटैक कर दिया, ये सब होता रहता था। वो परेशान हो गए कि भाई ठीक है यार, इतना मैं क्या जीऊँ ना। तो उन्होंने विश्वकर्मा जी को इन्वोक किया और कहा कि मेरे लिए ऐसा घर बनाओ कि मैं सुख और शांति से रहना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनके लिए द्वारिका में जाके वास्तु के माध्यम से घर बनाया। द्वारिका पे कोई अटैक नहीं हुआ कभी, और वो लिटरली द्वारका में जाने के बाद उन्होंने युद्ध नहीं लड़े, उनकी टेरिटरी पे कोई अटैक नहीं हुआ। आप ये देखो वास्तु का कितना रोल है। वास्तु क्या है? आपकी सराउंडिंग। आपके उस सराउंडिंग में आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके यार भी हैं, आपके रंग भी है, आपकी दीवारें भी है, आपकी चीज़ें भी है। तो फिर डिस्कशन कुल मिला के वहीं पे आ जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इतनी साइंटिफिक है कि आप ये देखो, जो इंसान बचपन में हमेशा लड़ाइयाँ लड़ता रहा और परेशान रहा कि मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, वो उसको सर्टेन प्लेस पर प्लेस कर दिया गया, उनका वास्तु चेंज हो गया पूरा का पूरा, और वहाँ पे अटैक नहीं हुए। वहाँ से फिर वास्तु और ज़्यादा धीरे धीरे आता गया इन चीज़ों को लेके। नंबर्स हो गए, ज्योतिष हो गए, वास्तु हो गए, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। कई बार आपने देखा भी है कि कई लोग आते हैं और हमने अपना घर ना पूरा वास्तु के हिसाब से बनाया है, फिर भी कलेश क्यों नहीं खत्म हो रहे? ये भी वैलिड पॉइंट है। फिर जब आपने सब कुछ वास्तु के हिसाब से अपने 1 लाख 2 लाख 5 लाख खर्च कर दिए, दीवारें ऐसी, बाथरूम ऐसा, मंदिर ऐसा, बेड डायरेक्शन ऐसा, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मैं समझाता हूँ ये बात आपको। हम लोग वास्तु है ना हमेशा एलिमेंट्स के थ्रू बात करते हैं। 5 एलिमेंट्स है हमारा, इसमें सबसे बड़ा और मिस्टीरियस एलिमेंट स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी प्रॉब्लम इस टाइम पे सबसे ज़्यादा हो रही है दुनिया को। और जो आपने एग्जांपल भी दिया, जो आपने क्वेश्चन भी पूछा, ये भी कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है कि सब कुछ होने के बाद भी सही क्यों नहीं है। आपकी मेंटल स्पेस, क्योंकि वास्तु आपके अंदर भी तो है, आपकी मेंटल स्पेस इतनी ऑक्यूपाइड है कि आपके अंदर वास्तु काम नहीं कर रहा है। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। आप इस टाइम पे इंफॉर्मेशन और मीडिया से इतने ज़्यादा भरे हुए हो कि आपके अंदर का जो स्पेस एलिमेंट है वो फ्लरिश करने नहीं देता। जैसे वास्तु का एक सिंपल नियम होता है, चाहे इतना बड़ा वास्तु दोष हो, लेकिन अगर वेंटिलेशन घर में अच्छी है तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, चाहे कोई फेसिंग हो। यहाँ पर मैं ये बोलूँगी कि मतलब इनका पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर का नंबर, अगर आपका घर का नंबर अच्छा है तो आपका वास्तु आप कराओ, आपका वास्तु मत कराओ, आपकी एनर्जीज में आपको खुद ही पता चल जाएगा। कोई नंबर स्पेसिफिक जो आपको देखो अब ये कॉम्बिनेशंस हैं। अब कोई कहता है कि मेरे घर का नंबर ये है, घर के नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता, घर के नंबर के साथ कोई अल्फाबेट भी होता है। अच्छा, तो ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, ये आपके घर की हर दिक्कत को मिटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जैसे मेरे पास अभी एक केस आया, उन्होंने बोला कि उनकी जो बेटी है ना वो घर चली गई, मतलब अपने मायके चली गई। तो उन्होंने मेरे से सेशन लिया। मैंने बोला कि आपकी बिल्डिंग में जितने भी लोग रहते हैं ना, हर फादर की डेथ हो चुकी है इस घर में। तो उन्होंने सोचा, कहते हैं हाँ नीचे के भी फादर की डेथ होगी। कहते हैं हाँ हमारे ऊपर ना 1.5 साल पहले एक फैमिली आई थी, उनका बेटा 12th में है, उसके भी फादर की डेथ हो गई। और मैंने कहा कि आपका जो बेटा है ना उसका भी MRI भी हुआ होगा। तो उसने बोला हाँ मेरा बेटा MRI भी हुआ होगा। तो मैंने कहा आप समझ लो कि ये जो नंबर है ना, ये आदमियों को आपकी ज़िंदगी में आने ही नहीं देगा। अच्छा। तो आप अगर इस नंबर से शिफ्ट, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला, हमने वास्तु करवाया है, उनसे करवाया है जी, बहुत बड़े हैं जी उन्होंने। मैंने कहा फिर मुझे कैसे पता कि इस पूरी बिल्डिंग में आदमियों की डेथ हो चुकी है, ये आपका बेटा बीमार है। तो ये जो नंबर साइंस है ना, ये इतनी बड़ी रिसर्च है इसके ऊपर कि अगर आपके घर का नंबर ऐसा है तो आपके पूरे घर के आदमियों को उठा लेगा वो ऊपर। और अगर आपके कर्मों में मरना है तो आप ज़रूर उस नंबर के ही घर में जाओगे। एक्चुअली ये दोनों चीज़ें ना इंटर रिलेटेड है। चीज़ों से इम्पैक्ट होते हैं। फर्क इतना है कि कई बार आप उस चीज़ को नंबर से देख लेते हो, किसी प्लैनेट के इम्पैक्ट को, कई बार आप उस चीज़ को एलिमेंट से देख लेते हो। मैं आपको बस इतनी ही सी बात बताना चाह रहा था कि आपका जो मेंटल स्पेस है ना, अगर वो सही नहीं है तो आपका वास्तु काम नहीं करेगा।
आप कई बार लोगों को देखो, आप एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं मैं फिर से, आज से 20 साल पहले एक घर में 2 कमरे के घर में 10 लोग रह लेते थे। आज एक 2 कमरे का घर मुझे छोटा लगता है, क्योंकि आपकी मेंटल स्पेस इतनी कंज्यूम्ड हो चुकी है ना कि आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए रहने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपको इतनी ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि आपकी मेंटल स्पेस कंज्यूम्ड है पूरी की पूरी, इसमें बहुत कुछ भरा हुआ है। ये आप सोचोगे ना तो आपको मेरी बात समझ में आएगी कि हाउ आज से 10 साल पहले 20 साल पहले एक घर में 10 लोग रह लेते थे, आज नहीं रह पाते हैं। यहाँ पे वास्तु फेल कर जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि आपका छोटा घर है, माँ बाप पता है क्या बोलते रहेंगे बच्चों के सामने कि यार छोटे में ही गुजारा करना पड़ेगा बेटा, हमारे पास यही है। अगर आप बच्चे को ये बोल दोगे ना बेटा यही है, आपका स्पेस ये है, अभी हमारे पास इतना है, आप और मैं मेहनत करेंगे मिलके, हम चीज़ें आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन एक्चुअली वो जो कोसना होता है ना छोटे घर में, वो बच्चों का माइंडसेट बनाता है कि यार हम तो छोटे घर में रहे थे। अरे तो ठीक है ना, छोटे घर में रहे थे तो क्या हो गया। अब मैं अपने फादर मदर के टाइम पे बहुत बड़े घर में रही थी, उस टाइम पे एसी भी थे सब। उस टाइम पे एसी होना, गाड़ियाँ होना बहुत बड़ी बात थी। मैं 79 बॉर्न हूँ। आप सोचो कि बचपन में फिर मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो मैं सीधा नीचे आ गई। उसके बाद मैं 1 कमरे में, 2 कमरे में, 3 कमरे में, अब मैं 5 स्टार होटल जैसे घर में आ गई। तो मेरा माइंडसेट ऐसा था ना कि मैंने ये थोड़ा ना बोला कि मैं उस कमरे में रहती थी और ये करती थी। ना ही मैंने बच्चों को बोला, मैंने कहा 1 से 2 बच्चों को धीरे धीरे स्टेप पे आगे लेके जाओ और उनका माइंडसेट ऐसा करो कि बेटा देखो, आप अगर लग्जरी ब्रांड आज खरीद सकते हो ना तो खरीद लो, लेकिन कल नहीं खरीद सकते होगे ना तो ये मत बोलना यार हमारी माँ तो हमें लग्जरी देती थी। नहीं, पास्ट से किसी का कोई मैटर नहीं है, मैटर है प्रेजेंट में आपके पास कितना पैसा है या क्या है। आप उसको हिसाब से चलाओ और अपने जिंदगी में ना एक जैसे जिंदगी कभी किसी की नहीं रहती। पानी है, उथल पुथल होगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये आपको बच्चे के अंदर डालना पड़ेगा कि बेटा सरवाइव करो, पेरेंट्स के भरोसे मत रहो। अब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई तो हमने सरवाइव नहीं किया क्या? तो हमें संस्कार नहीं मिले? सब कुछ है ना हमारे पास। आप पे डिपेंड करता है, पेरेंट्स का फर्क पड़ता है। लेकिन जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते वो अपना माइंडसेट, मैं उन बच्चों के लिए ये बोलूँगी कि आप अपना माइंडसेट खुद भी ठीक कर सकते हो। आप अच्छे लोगों को देखो कि वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं। तो ये वास्तु का जो ये कह रहे हैं ना माइंडसेट होता है, ये बच्चों का माइंडसेट हो चुका है। अरे हमने तो अपने पापा ने तो भैया मुझे ऑडी दे रखी है। मतलब ये सारी चीज़ों को ना ये डिफ़िकल्ट है किसी भी इंसान के लिए समझना। लेकिन आप इन सब चीज़ों को ना कॉम्प्रिहेंशन में लेके चलो, एक साथ लेके चलो। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, सारी चीज़ें काम करती हैं। सारी चीज़ें काम करती हैं। देखो जैसे इन्होंने अभी बोला कि मेरा माइंडसेट ऐसा था, तो ये मैं इनर स्पेस की तो बात कर रहा हूँ कि आपके अंदर इनर स्पेस थी कि आप ये चीज़ कंज्यूम कर सकते हो, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। कई बार हमारे अंदर वो जो स्पेस खत्म हो जाती है ना, उसको हमें ठीक करने के लिए, चेंज करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, अपना माइंडसेट क्लीन करना पड़ता है। फिर आप वापस आते हो तो आपको चीज़ें समझ में आने लगती हैं। क्यों आपको थेरेपी के बाद चीज़ें समझ में आती हैं, अदरवाइज जो बचपन से पेरेंट्स आपको समझा रहे होते थे, क्योंकि आपकी वो इनर स्पेस किसी इंसान ने खाली कर दी। तो भाई जहाँ से प्रॉब्लम आ रही है वहाँ इलाज कैसे होगा भाई? बाहर निकलना पड़ेगा ना, थेरेपिस्ट पे जाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना पड़ेगा। प्रॉब्लम ही अगर पेरेंट्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो पेरेंट्स कैसे ठीक करेंगे उसको? एक्सक्यूजेस नहीं होने चाहिए बच्चों के पास, हमारे माँ बाप ने किया तो हमारी जिंदगी इसलिए ऐसा। ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। अपने बलबूते पे करो ना भाई। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, हाउ टू डिफरेंशिएट कि किसके पास जाना चाहिए। देखो 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे वास्तु को थोड़ा यहाँ रखता हूँ, क्योंकि आपको ना टूल्स एंड टेक्निक्स चाहिए होती है, वो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ज़िंदगी में कुछ भी करने के लिए मैं जिसको लाइफ अलाइनमेंट टेक्निक बोलता हूँ अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी, कि आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो और उनको अलाइन करो। कोई भी एस्ट्रोलॉजर या कोई भी कंसल्टेंट अगर आपको चेंज करने के लिए बात कर रहा है रेदर देन जस्ट रेमेडीज, देन यू आर विद अ गुड पर्सन। कोई इंसान आपसे कह रहा है कि आप गुलाबी पेन और तीखे पेन से और मेजेंटा पेन से ये सब लिख दो, तो ये सब चीज़ें एक बहुत अलग बात है, आप यूज़ कर सकते हो। दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपकी मैनिफेस्टेशन और दुनिया जहाँ की बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, आई हैव नो आइडिया। लेकिन कोई इंसान, अगर आप किसी के पास जा रहे हो, कोई आपको
आपकी हेल्थ के बारे में आपको गाइडेंस दे रहा है, आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको गाइडेंस दे रहा है, आपकी 10 कमियां बता रहा है, रेदर देन कि आपने एक चीज़ पहन लो हाथ में। आपको यहाँ से आइडेंटिफाई करना है कि कोई इंसान आपको कोई चीज़ सेल कर रहा है या आपको समझाना चाह रहा है, आपका पैटर्न देख के आपको सिखाना चाह रहा है। हमें ना लाइफ में लोगों के पैटर्न देखने नहीं आते हैं, यही चीज़ देखनी है। और आप चलो डॉक्टर ही सही, आपने कहा मेरे को एंटीबायोटिक दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया। क्यों आयुर्वेदा का रूट ऑफ ऑल द लाइक मेडिसिन बोला जाता है? क्योंकि वहां पे लाइफ स्टाइल सुधारने की बात है। आप जब चरक संहिता पढ़ोगे या आप शिशु संहिता पढ़ोगे, 75% ऑफ द रूल्स आर जस्ट फॉर लाइफ अलाइनमेंट, 25% आर देयर फॉर मेडिसिन। पहले आपको जिंदगी सुधारो, नहीं सुधरेगी देन वी विल गिव मेडिसिन। और अगर आप स्टोन पहन भी रहे हो ना, तो बिलीव तो करो, 2 दिन सिर्फ स्टोन पहनता है इंसान, यार कुछ हो नहीं रहा, वो स्टोन काम करना बंद कर देता है जी। अब आप किसी भी चीज को फेथ से पहन लोगे ना, तो वो काम करती है, आपकी चीजें पकड़ता है ना। हाँ, तो आप मैं ये बात बताना इसलिए चाह रहा था सार्थक, जब कई बार लोग कहते हैं कि भाई सारे फेक बैठे हुए हैं, भाई तुम्हारे अंदर बुद्धि है कि नहीं है? हाँ। देखो सामने वाला बेच रहा है चीज या तुमको कुछ देना चाहता है। जी। इतना तो इंट्यूशन जानवर भी लेके आता है ना। तो ये समझो ना, आप रीलों में बहे जा रहे हो कि अरे यार उसने वो काम करा दिया। फंडामेंटल आपकी थिंकिंग खराब है। आप अपने बच्चे के लिए भी कुछ करना चाहते हो कि उसके लिए कोई रेमेडी करना चाहते हो कि इसको यार फलाना स्टोन पहनवा दो, ऐसे नहीं होता। स्टोन काम करते हैं, वास्तु काम करता है, लेकिन वो सब टेम्पररी होगा अगर आपकी सोच नहीं बदलेगी और अलाइनमेंट पे नहीं आओगे अपने लाइफ में। मैं एक बात बोलती हूँ, इंस्टा पे, यूट्यूब पे ना इतनी रील्स हैं, ये उपाय कर लोगे ना, जितनी माएँ बैठी हैं ना, जितनी माएँ बैठी हैं जो फ्री बैठी हैं, वो सारा दिन तो ये रील्स देखेंगी, ठीक है? अब भाई जिसकी तुम रील्स देख रहे हो, क्या वो अंबानी बन गया? सही बात है। या वो शाहरुख खान बन गया? उसके बाद पता क्या बोलेंगी, बच्चों तुम करते नहीं हो, मैंने तो तुम्हें बोला था अगर वो कर लेते ना तो तुम अमीर हो जाते। सही में मतलब उपाय छतरी का काम कर सकते हैं बारिश में जी। भीगोगे तो आप देखो काफी सारी वीडियोस हैं, आप दोनों बहुत सही बात बोल रहे हो। तो ये बात समझो कि यार ऐसे कैसे अमीर हो जाओगे? आपको किसी से बात करने के लिए फोन में बैलेंस होना चाहिए। वाउचर उसको सस्ता कर सकता है आपकी कॉल रेट्स को। बैलेंस आपको दवाइयों से नहीं मिलेगा, बैलेंस आपको अपनी कर्मों से मिलेगा। आपको उसको ना चेक करना पड़ेगा। और कर्म ना गलत सही कोई नहीं सिखा सकता, इनर कंसाइंस सब बताता है आपको, ठीक है? जैसे बोलते हैं ना, मैन विल बी मैन एंड वेमेन विल बी वेमेन। आपकी जो टेंडेंसी है उसको पकड़ो। अब आप शेर से ना कहोगे कि आरती कर लो, नहीं करेगा भाई वो। अच्छा अच्छा हम बात कर रहे हैं फेक वालों की, हमने इन्फॉर्मेशन की। आजकल बहुत सारे स्विच वर्ड्स का ज़माना है, ठीक है? आप खोल के बैठो इंस्टा पे, आप बहुत सारे यंग एस्ट्रोलॉजर्स बैठे हैं और स्विच वर्ड्स दे रहे हैं कि ये स्विच वर्ड बोलो, 21 बार बोलो, 108 बार बोलो, कितनी बार बोलो और चेंज देखो, विद इन सेकेंड्स आपको अच्छा लगेगा। चलो मैं ये क्या मिथ है? इसको थोड़ा चेंज मैं समझाता हूँ हाँ, आपको। देखो लाइफ दुख और सुख और अच्छे बुरे का बैलेंस है, ठीक है? मैंने आपको कोई चीज़ बताई, आपसे मैंने कहा कि डेली ना शाम को उल्टे खड़े हो जाया करो। 100 लोग हो गए, तो अगर 100 लोगों ने मैनिफेस्टेशन करी कि इसकी वजह से कुछ हो जाएगा, पर्टिकुलर चीज़ हो जाएगी, फॉर एग्जांपल मेरी मतलब चेहरे पे चमक आ जाएगी, तो 2 4 5 के तो आएगी ना चमक, बाय डिफ़ॉल्ट ही आती है। और उनकी चमक होगी इसलिए वो करना चाहते हैं इस चीज़ को। तो जो रेमेडीज़ है ना ऐसे काम करती हैं, 100 में से 10 लोगों पे काम करती हैं, वो कहते हैं अरे वाह जी वाह, और फिर वही उसको प्रोपोगेट कर देते हैं 10 लोगों की बात। 10 लोग गालियाँ भी देते हैं, लॉटरी, ठीक है? लॉटरी कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है यार। देखो अगर आपकी उपाय काम करते हैं, मैं ये नहीं कहती उपाय काम नहीं करते, नंबर्स काम नहीं करते, लेकिन अगर ये नंबर्स काम करते हैं तो आप क्यों नहीं वहां तक पहुंचे? पहले तो मुझे ये बताओ, जो यूट्यूब पे ये बता रहे हैं कि ये नंबर लिखने से ऐसा हो जाता है, तो फिर वो खुद क्यों नहीं चेंज हो रहे? प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, ऐसा कहा गया है, और सही भी है, गलत नहीं है, सबकी बन गई है। भाई प्रोटीन हजम करने के लिए ना जिम जाना पड़ेगा। और खाली जिम जाने से नहीं होगा, अगर आपके गट के बैक्टीरियाज खराब है ना, तो आप प्रोटीन क्या, आप रोटी हजम नहीं कर पाएंगे। रोटी हजम नहीं कर सकते आप। कहाँ से होगा? लाइफ अलाइन करोगे तब ना हजम कर पाओगे वो। जब भूख लगेगी तब खाओगे कि दिन भर स्कूप चलते रहेंगे आपके। तो जो बाजार में सेल हो रहा है ना, मैं एक ही बात पे पॉइंट कर रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि किससे बात कर रही है। भाई देखो अगला इंसान प्रोडक्ट सेल कर रहा है आपको, देन नो इट,
इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आपको समझ में आएगी कि नहीं यार मैं आपको यंत्र सिद्ध करके या ये दे रहा हूँ। हाँ, काम करते हैं यंत्र, काम करते हैं यंत्र, डेफिनेट सॉलिड साइंस है। यंत्र थोड़ा एक्सप्लेन करो, यंत्र एग्जैक्टली क्या मंत्र है या? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर और इसके अंदर बहुत सारे ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर का कैलकुलेटिव ज्योमेट्री बनी हुई है। अगर आप उस तरह की कोई चीज़ डिज़ाइन करते हो तो एनर्जी को ट्रैप करने के लिए वो सुइटेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। सबसे सिंपल चीज़ बताता हूँ आपको, ठीक है। पिरामिड्स खास करके अफ्रीका में जो पिरामिड्स हैं, जहाँ पे ममीज जो है ना, इजिप्ट में, ठीक है, ममीज जो है ना ज़माने तक सुरक्षित रहे, मतलब डेड बॉडी सड़ी नहीं। ठीक है, तो आप सोच के देखो, डेड बॉडी को सड़ जाना चाहिए, लेकिन वो एक ऐसा ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कॉस्मिक एनर्जी को कुछ इस तरह से ट्रैप करता है कि वहाँ पे ना आपके बैक्टीरियाज डेवलप नहीं होते हैं जो कि रॉट करते हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है, सेब को अगर आप वहाँ रख दोगे तो सेब सड़ेगा नहीं, आप बाइट करके रख दोगे तो सड़ेगा नहीं। तो ये पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर है जो कि कॉस्मिक एनर्जी को कुछ इस तरह से चैनलाइज कर रहा है कि वहाँ पे लाइफ फोर्स एनर्जी बढ़ गई है। ठीक इसी तरह से पिरामिड्स होते हैं, यंत्राज होते हैं, न्यूमरोलॉजी के यंत्राज होते हैं, सिंपल ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर के यंत्र हो जाते हैं। सबसे फेमस श्री यंत्र होता है। ठीक है, और इसमें भी कुछ खास बड़ी चीज़ नहीं, मैं आपको बहुत सिंपल सा सूत्र बताता हूँ। गोल स्ट्रक्चर जो होता है वो मून की एनर्जी होती है, जो स्क्वायर स्ट्रक्चर होता है वो सन की एनर्जी होती है। मून की एनर्जी क्या करती है? संचालन करती है किसी चीज़ का, और सन की जो एनर्जी होती है वो किसी चीज़ में एनर्जी देती है। जैसे कि फादर और मदर आपके रोल करते हैं, पापा कमा के लेके आते हैं, मम्मी खाना बना के खिलाती है। तो यंत्रांश तैयार किए जाते हैं, और वो अगर आप अपने पास रखते हो तो उस तरह की एनर्जी आपको सर्टेन जो आपने किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बनाया हुआ है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है। आपके माइंड सेट में उस तरह के आइडियाज़ आते हैं। वो आइडियाज़ को भी काम करने के लिए आपकी लाइफ अलाइंड होनी चाहिए। बिस्तर पे बैठ के चिप्स खा के ना अलाइन नहीं कर पाओगे आप, समझ रहे हो ना? तो आपको यंत्रास को भी फ्रक्टिफाई, अब पता चला आपने कोई यंत्र रख लिया, पावरफुल यंत्र, और आपकी लाइफ स्टाइल खराब है, तो खराब ही कर देगी वो चीज़ आपको। समझ रहे हो ना? आप चीकू अपने घर में लेके आए, आपने रूम में रख दिया, अगर आप उसको खाया नहीं तो सड़ेगा, स्मेल आएगी उसमें। जी। तो यंत्रास काम करते हैं, लेकिन तब काम करते हैं जब आपके अंदर इक्विपमेंट, मतलब आप इक्विप्ड उस चीज़ को लेके। जैसे पहले के लोग क्या करते थे? तपस्या करते थे, फिर उनको क्या मिलता था? वरदान मिलता था, उसमें वेपन्स मिलते थे कि तुम पशुपतास्त्र के लिए काबिल इसलिए हो क्योंकि तुमने 1000 साल तक एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की है। ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी को भी दे देंगे। तो जो जिस काबिल होगा, फिर तुम्हारे ऊपर जो यंत्र काम करेंगे और वास्तु काम करेगा और नंबर काम करेंगे, वो ऐसे काम करेंगे, फिर आप अनस्टॉपेबल होगे। हाँ, फिर आपकी गोल्स होने चाहिए उस चीज़ को लेकर, लेकिन करोगे क्या यंत्र का? सही बात है। ठीक है, तो आप ये समझो चीज़ें काम करती हैं, लेकिन आपके अंदर दम होना चाहिए, चीज़ें काम करती। तो ठीक है, अभी आप जैसे काम इन सब के बारे में बता रहे हो, बात कर रहे हो, तो मुझे बताओ एफर्मेशंस क्या होती हैं? कैसे कोई इंसान किसी चीज़ को एफर्म कर सकता है? बेसिकली आप मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हो कहीं ना कहीं। देखो, बड़ी अजब सी बात है, मैं इसको मैं ब्लैक मैजिक बोलता हूँ। दिस इज ब्लैक मैजिक। लेट मी एक्सप्लेन। मैनिफेस्टेशन इज ब्लैक मैजिक। ये मेरे हिसाब से एक मार्केट टूल है। नहीं, मैं समझाता हूँ आपको। देखो, आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, मतलब आपके लिए नेचुरली नहीं आ रही है, आप उसको ज़बरदस्ती पाने के लिए कुछ तिगड़म लगा रहे हो। राइट, दिस इज मैनिफेस्टेशन। क्योंकि उसके साथ जब क्वेश्चन मार्क आएंगे ना तो आपसे संभलेंगे नहीं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लैक मैजिक सोच समझ के करना, वापस आएगा। तुम किसी के लिए कुछ कर तो दे रहे हो, क्योंकि आप नेचुरल रिदम को इंटरफेयर कर रहे हो। जी। किसी ने कहा मेरे प्रेयसी को वापस दिला दो, मेरी प्रेमिका, मेरी गर्लफ्रेंड को वापस दिला दो, जो कि टेक्निकली सही नहीं था। आप किसी तंत्र का इस्तेमाल करके या किसी मैजिक का इस्तेमाल करके या इवन फॉर दैट मैटर मैनिफेस्टेशन का इस्तेमाल करके उसको लेके आ रहे हो। आ तो जाएगी, क्योंकि इस दुनिया में ना वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप चाहते हो। ओशो ने एक बात कही है कि जो भी चाहना सोच के चाहना, क्योंकि अगर चाह पूरी हो गई तो उसके बाद क्या होगा, उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे। आपने कहा अब वो उससे शादी हो तो गई, अब जो उसके बाद उसने उसके फैमिली की और सबकी बैंड बजाई। अच्छा, मैंने अभी कहा मैंने मिर्जापुर मूवी देखी है, मुझे ना कालीन भैया बनना है। माने ये अपने तेज पत्ते जला के मैं कालीन भैया बन गया, मान लेते हैं। हाँ, ठीक है।
भाई मुन्ना जैसा लड़का पैदा हो गया तो क्या करूंगा मैं? मैं क्या करूंगा भाई? कालीन भैया के पास मुन्ना भी आएगा और वाइफ भी आएगी उसकी। कालीन भैया की वाइफ चाहिए आपको? कहाँ फिर आप ये आप कहोगे भाई अब शिलाजीत और ये सब है ना? तो आप समझो इस चीज को कि आपके साथ ना, जो मैंने शुरुआत में बात करी थी, इसलिए ना मांगो मत, कर्म करो और जो तुम्हारे हिस्से में वो तो तुम्हें मिल ही जाएगा भाई जी। क्या ही हो जाएगा फिर उसके बाद। वो चीजें मांगो जो तुम सह सकते हो, जो सह सकते हो। अपनी औकात के हिसाब से मांगो। ठीक है, तो बोलते नहीं कि वो कोई मांगे मेरे को मर्सिडीज चाहिए तेल डलाने के पैसे, स्वाद वो नमक स्वाद अनुसार और बात औकात अनुसार। नहीं फिर नहीं यार, उसकी एवरेज कम है यार, पापा ने पेट्रोल नहीं दिया। ठीक है, तो आपको ना ये देखनी चाहिए कि अब आप ये बोलो मैनिफेस्टेशन क्या होती है? मैनिफेस्टेशन, आप अपनी स्टेटस, अपनी एनर्जी का लेवल बढ़ाएं। कैसे बढ़ाएंगे आप? कैसे बढ़ाई जाती है? सिंपल तरीके होते हैं। पीनेंस इज द वर्ड, त्याग इज द वर्ड। आपके सामने कोई चीज रखी हुई है एंड यू आर रेजिस्टिंग इट, कि मेरे सामने ये रसगुल्ला रखा हुआ है और मुझे अभी नहीं खाना है, आई विल हैव दिस बाय माई चॉइस। मुझे 3 दिन बाद मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे खा लेना चाहिए तो खाऊंगा, टेम्पटेशन की वजह से नहीं खाऊंगा। सिंपल, देन इट इज ऑफर्ड टू यू। ऐसा ही तो हुआ है, कहानियों में तो ये हुआ है। बेसिकली पता है क्या है, जीने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए नहीं जीना चाहिए। तब तो आप औकात में ही खाओगे अपना कि नहीं यार मोटापा बढ़ जाएगा। तो मांगना वही चाहिए जो आप हजम कर सको। चलो आपने टेम्पटेशन की बात करी है, थोड़ा सा टॉपिक को और डीप में लेके आते हैं। एक और हमने शुरुआत करी, पेरेंटिंग की बहुत बातें कर ली, थोड़ा सा पेरेंट्स बनते कैसे हैं, बनने से पहले वो रिश्ते, रिलेशनशिप की बात करते हैं, ठीक है। और टेम्पटेशन की आपने रिलेशनशिप की बात मत करो भाई मेरे। आपने जिक्र किया अभी टेम्पटेशन का, ठीक है। तो मेरा आपसे सवाल है कि भाई रिश्तों के अंदर लॉयल्टी और टेम्पटेशन आप कैसे देखते हो? आप बताएं। एक्सपर्ट नहीं ये ज़्यादा एक्सपर्ट है, इन्होंने शादी नहीं करी अभी तक। तो सार्थक यही क्वेश्चन है कि भाई टेम्पटेशन और रिलेशनशिप को बीच में, टेम्पटेशन और लड़ाई और इसकी आपकी लॉयल्टी की जो लड़ाई है, आप कैसे देखते हो उसको? आपने अगर कुत्ता पाला और जिसको चेन से बांधा, तो आपको लगता है कि आपने कुत्ता पाल लिया, हकीकत है कि आप पल गए। अब आपको उसके लिए सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। आपने अपनी स्वतंत्रता खो दी चेन से, अगर आपने उसको बांध लिया तो। थोड़ा सा ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। इतना सही इसने एग्जांपल दिया, सुधांशु जी ने इतना बढ़िया एग्जांपल दिया। मेरे ना कुछ रिश्तेदार हैं, वो मैं जब वो मेरे घर आते हैं ना, कहते हैं हम 2 घंटे से ज़्यादा नहीं रुक पाएंगे, हम अपना कुत्ता घर में अकेला छोड़ कर आए हैं। अब बताओ आप। तो आप ये देखो, ये आपने जो टेम्पटेशन की बात करी है ना, ये बंधन है, ये बहुत बड़ा बंधन है, बहुत बड़ा बंधन। देखो, शादी सही है गलत है ये तो मैटर ही नहीं है, वो तो आपकी चॉइसेस है, जो भी आप चूज करना चाहते हो। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है, शादी इज नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन जो टेम्पटेशन है वो इतनी सी बात है कि आपको अपनी टेम्पटेशंस को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि दुनिया में चल क्या रहा है। क्योंकि अगर आपने नहीं किया ना उसको एक्सप्लोर, तो आपको किसी ना किसी ऐसी सिचुएशन में दोबारा वापस आना पड़ेगा। एक बस छोटा सा एग्जांपल समझाने के लिए कि आपने उस टेम्पटेशन को एक्सप्लोर नहीं किया, तो आपको हमेशा ही अपने रिलेशनशिप में लगता रहेगा कि यार आई डिजर्व बेटर। लेट कर लेना चाहिए थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लोर कर लेना चाहिए, एक्सप्लोर करने चाहिए। हाँ, यहाँ पे कंडीशन अप्लाइड है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, अगर हो तो अगर आप अपनी फिजिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हो, यू आर मेटिंग विद अदर पीपल एंड सो मेनी पीपल, देन इट्स अ एनर्जी डिस्टॉर्शन। क्योंकि आप फिर, हम कभी बात करेंगे इस बारे में, फिर आप बहुत कुछ डिस्ट्रॉय कर दोगे। लेकिन थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग या थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्लोर करना, देखो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, लेकिन ना करना चाहिए, रिश्ते से निकल के एक्सप्लोर करो। अगर आप किसी रिश्ते में हो, उसको बोल के जाओ, यार देख मुझे तू समझ में नहीं आ रही, अब मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ। नहीं, मेरा पॉइंट थोड़ा सा दूसरा था। एक ही बार नाराज हो सकती है ना। मेरा पॉइंट दूसरा था, मेरा पॉइंट दूसरा था। आप किसी एक रिश्ते में रहने के बाद भी ना,
आप थोड़ा घूम फिर सकते हो आसपास। इसका मतलब ये नहीं कि आप चीटिंग कर दोगे पार्टनर पे। नहीं तो रिश्ते में रहकर आप नहीं, घूमना मतलब ये नहीं आप किसी और के पास चले गए। घूमना मतलब ये होता है ना कि आपको लोगों से देखो तो कहीं इसके लिए ना फिर ओशो वाला माइंडसेट चाहिए। नहीं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक पर बात समझने की कोशिश करो, मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ। लड़ो मेरे पॉडकास्ट में। नहीं, ये समझनी पड़ेगी आपको कि जो आप किसी रिलेशनशिप में आते हो तो आप और सुंदर हो जाते हो। हाँ, क्योंकि आपकी ना एनर्जीज एक्सचेंज हो रही होती हैं और एक्सपेंड हो रही होती हैं, आपकी अट्रैक्शन पावर और बढ़ती है। और उस टाइम पे लोग आपको पसंद करते हैं और अगला पार्टनर आपको रोके जा रहा है कि नहीं इससे बात नहीं करनी, इसके पास नहीं जाना, तो आपका रिलेशनशिप छूटेगा। आप उस टाइम पे किसी के पास जा रहे हो, अगर आप फुलफिल्ड हो, देखो ये वाइस वर्सा, दोनों आपकी अपनी बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए, देन यू हैव टू लेट देम गो टू सम एक्सटेंट एंड दे विल कम बैक बाय देयर ओन। मैं एक बहुत हेल्दी रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपने ये बाउंड्री, इसको अगर बाउंड्री बना दिया आपने, अगला इंसान सफोकेटेड फील करेगा कि मुझे रोका क्यों जा रहा है किसी और चीज को लेके। क्योंकि रिलेशनशिप में आने के बाद इंसान एक्सपेंड करता है, उसकी अट्रैक्शन बढ़ती है, क्योंकि उसको अंदर से फुलफिलमेंट होती है। उसकी कुत्ते वाली हालत खत्म हो जाती है कि वो किसी को चेस कर रहा है कि यहाँ आज मिल जाए, वहाँ वो मिल जाए, ये हो जाए। तो वो इंसान को लोग अप्रोच करते हैं। कई बार आपने ऐसा सुना होगा, शादी के बाद लोग खूबसूरत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी इंटीमेसी की वजह से, सेक्सुअल लाइफ एक्टिव होने की वजह से उनकी एनर्जी का सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, दे आर बेटर ऑफ। और उस टाइम पे उनको जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए वो आप उनसे छीन नहीं सकते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपका पेट भरा होगा ना, आप किसी अच्छे से अच्छी जगह भी चले जाओगे ना, आपका मन नहीं करेगा खाना खाने। आप बहराओगे नहीं बेसिकली, आप क्रेव नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए, उसके लिए लेकिन करना क्या होगा। लेकिन ये आजकल बहुत टफ है यार। मुझे लगता है कि भाई बहुत टफ है ये, सब लोग नहीं कर पाते। नहीं कर टफ है। मैं एक आइडियल सिचुएशन की बात कर रहा था, प्यार ही ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। लोगों को लग रहा है प्यार है, प्यार है ही नहीं, प्यार बहुत कम रह गया है। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा बन गया है कि भाई मुझे इससे बेटर मिल सकता है, मुझे इससे बेटर मिल सकती है। वो चीज़ें दिमाग में जब अगर ये हल्का सा भी पॉइंट आ गया ना, तो वो वहीं पे ब्रेक आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये टफ बहुत है, इसको करना बहुत मुश्किल है। बट ठीक है, यू कैन एस्पायर। एक सवाल मेरा इससे और बनता है कि भाई क्या आज के टाइम में प्यार सेक्रीफाइस मांगता है आपके हिसाब से? अगर देखो प्यार है, अगर सच में प्यार है, जो बहुत ही कम रह गया मुझे लगता है, अगर प्यार है तो ये शब्द ना आएगा ही नहीं, इंसान खुद ही सेक्रीफाइस कर जाएगा, बोलना ही नहीं पड़ेगा कि सेक्रीफाइस करना है। लेकिन अगर प्यार नहीं है तो आप ना अपनी अपनी कंडीशंस लगाते रहोगे। जहाँ पर कंडीशंस होती है ना, वहाँ पर प्यार कभी होता ही नहीं है। क्योंकि प्यार अगर है सच्चा तो आप खुद ही बदलने लग जाओगे, यार उसको ये पसंद नहीं है, मैं नहीं कर रही यार ये, क्योंकि यार मुझे वो इतना प्यार करता है, यार मैं नहीं कर रही यार ये, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। लेकिन अगर सिर्फ एक अच्छा लग रहा है कि यार ये इंसान अच्छा है, यार इसकी कुछ चीज़ें मैच हो रही है हमारे साथ, तो वो प्यार नहीं है। वो पता है क्या है, वो सिर्फ एक कंपैटिबिलिटी है। चल तेरी 4 चीज़ अच्छी लग रही है, मेरी 4 चीज़ अच्छी लग रही है, शादी कर लेते हैं। ये आजकल बहुत चल रहा है। बट ये बहुत चल रहा है, ये अभी ट्रेंड में ही है कि एक तरीके से हर चौथे घर की कहानी है ना। बुफे लगे हुए हैं ना, बुफे लगे हुए हैं, कुछ भी खाएं भैया, चाइनीज खाएं, थाई खाएं, इंडियन खाएं, कुछ भी खाएं। अगर आपको प्यार हो गया ना, आप बुफे नहीं जाओगे, आप ना अलाकार्ट करोगे, एक सब्जी और एक रोटी ऑर्डर करोगे। वो कहते हैं दाल चावल जिंदगी लाइफ, शादी वही वाली बात है बस। शादी देखो, शादी बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है जी। लेकिन ये जो सेक्रीफाइस वर्ड है ना, ये सेक्रीफाइस होता ही नहीं शादी में। जहाँ सेक्रीफाइस हो रहा है ना, वहाँ पर प्यार नहीं है, वो सब शादी चला रहे हैं बस। ट्रू जी। अच्छा, इसी से एक सवाल और बनता है कि हमारे जो मॉडर्न रिलेशनशिप बने हैं, शादियाँ हैं, मैरिजेस हैं, इसमें पेशेंस और टॉलरेंस को आप कैसे देखते हो? देखो, ये तो परवरिश करने का एक तरीका है शादी। आप इस टाइम पे देखोगे ज़्यादातर पेरेंट्स एक दूसरे से खुश तो नहीं है, लेकिन बच्चों की वजह से चीज़ें चल रही हैं, और कोई और साथ में जाने के लिए नहीं है तो सोशल फंक्शंस में साथ में चले जाते हैं। तो ये तो एक बहुत अलग बात हो गई। ठीक है, वी एज ह्यूमन बीइंग्स, शादी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हमेशा से चला आया है, लेकिन अगर ऐसा है तो अब बच्चे क्यों नहीं शादी कर रहे हैं? देखो, बच्चों का शादी ना करने का रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं जो सर्टेन टाइम पहले कोडिपेंडेंसी थी वो कम होती जा रही है। लड़के कुक कर सकते हैं, लड़कियां अर्न कर सकती हैं, राइट?
तो आप काफ़ी टाइम तक अकेले रह पाते हो, क्योंकि लड़कों को जो चाहिए वो कहीं ना कहीं मैनेज हो पाता है उनके लिए, और लड़कियों को जो चाहिए उनको जो एक सपोर्ट चाहिए होता था, एक पार्टनर से या सोशल सपोर्ट चाहिए होता था, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए होता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं विद द नेचर, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हमेशा से शादी चली आई है तो आने वाले टाइम में भी चलती रहेंगी। कमाने लग गए ना, दोनों ही कमाने लग गए, तो वो मतलब क्या करेंगे? आप एक बात बताओ, आप देखो, आप समझो, दोनों ही लौंडा बन चुके हैं। नहीं, आप ये चीज समझो, आप ये चीज समझो और अच्छे से समझो कि जो नीड है ना रिलेशनशिप की जी, वो कोडिपेंडेंसी थी, ठीक है, इसीलिए शादियां चल जाती थी। अब आज के टाइम पे आपकी डिपेंडेंसी बची नहीं है, तो क्यों भाई? अगर मुझे तुम्हें झेलना है तो कुछ तो तुमसे लेना होगा, और तुम्हारे पास प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास, मतलब तुम्हारे पास मुझे प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है जी, तो व्हाट आर यू डूइंग हियर देन? अब लड़के कमा रहे हो, कहेंगे यार मैं कमा रही हूँ, मैं अपना इंडिपेंडेंट हूँ, मैं क्यों रहूँ तुम्हारे पेरेंट्स के साथ? अरे भाई अभी तुम बसने नहीं वाले, अभी तो तुम कट कर, पेरेंट्स है खुद ही तुमको स्पेस दे देंगे। कुछ समझदार पेरेंट्स हैं, कुछ लेकिन कुछ माएँ समझदार ज्यादातर मुझे नहीं लगती, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ना माएँ ही पॉजेसिव हैं बच्चों को लेके, कि तुम बीवी आ जाएगी ना तो तुम पगला जाओगे। वो ये नहीं कहेंगे नहीं बेटा हम बैलेंस कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो एक्चुअली लड़कियां कमा रही है ना, वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कंडीशंस लग रही है ना, ये गलत है। प्यार में कंडीशंस नहीं होती, अगर प्यार है, लेकिन अगर ये देख रहे हो ना यार उसके पास ये है, इसको करने से ऐसा हो जाएगा, तो शादी चल जाएगी। कभी शादी चलती ही नहीं है, इसीलिए शादी चलती ही नहीं है। पेशेंस बहुत मुश्किल हो चुका है इस टाइम पे। तो क्या खाली लोग जुड़ते हैं इमोशनल नीड्स के लिए या फिर प्रैक्टिकल नीड्स? प्रैक्टिकल नीड्स के लिए जुड़ते हैं, और बेसिकली जिस इंसान के पास जो नहीं होता है, ये यूनिवर्सल बात नहीं है, वो उसके लिए जुड़ता है। अगर मेरे पास इमोशंस नहीं है तो मैं इमोशंस के लिए जुड़ूंगा, मेरे पास फिजिकल रिलेशनशिप्स नहीं है तो मैं उसके लिए जुड़ूंगा, मेरे पास फाइनेंशियल फैसिलिटीज नहीं है तो मैं उसके लिए जुड़ूंगा, जो मेरी नीड होगी मैं उसके हिसाब से जुड़ूंगा और उसी को प्यार का नाम दे दूंगा। बेसिकली चीज पता है क्या है, जो चीज दूर होती है ना वो तो खास होती है, जो पास होती है ना वो बिल्कुल आम हो जाती है आपके लिए जी। वो क्रेविंग ही खत्म हो जाती है, क्योंकि वो अट्रैक्शन में चल रहा है सब कुछ जो चल रहा था, जब पास आ गया ना तो भूत उतर गया। अब आप ये बोलते हो कि न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई हैं और पहले लोग इकट्ठे रहते थे, उस समय एक कमाने वाला होता था, 10 खाने वाले होते थे। उनको पता था हमारा है ही नहीं, माँ बाप हमें घर में आने नहीं देंगे। लड़कियों को पता था माँ बाप आने नहीं देंगे, बेटा डोली गई है अर्थी, ये वाले डायलॉग चलते थे पहले। अब वो कहते बेटा तंग कर रहा है, आज बेटा मेरे पास ही आ जा, तू कैसे तंग कर रहा है। आपका क्या मानना है इसमें, आपकी क्या सोच है, पैटर्न है लाइफ का? जब भी हमने बैक स्टेज बात की, मदरहुड आप बता रहे थे, तो आप क्या उस बारे में सोचते हैं? देखो मुझे जब माँ का पर्सपेक्टिव है, देखो अगर मैं एक माँ के, मेरी एक बेटी है 24 साल की, ठीक है, तो मैं अपनी बेटी को ना ये बोलूँगी बेटा कोशिश करते हैं नेचर में बदलाव लाने की, आप भी कमा रहे हो वो भी कमा रहे हैं, लेकिन ना आप अपनी जबान पर ना अगर लड़ाई हो भी रही है ना तो एक ऐसी आवाज़ में डिस्कशन होनी चाहिए कि आप ना एक दूसरे की इंसल्ट मत करो, क्योंकि अब आप दोनों अलग अलग नहीं, आप दोनों एक ही हो। अगर आपको बात करनी भी है, कोई बात पे आपका मतलब मतभेद होता भी है, तो आप कमरे में बैठो, आराम से डिस्कशन करो जी। ये समझाना चाहिए बच्चों को, ये नहीं सोचो बेटा तू मुझे फोन कर दे मैं देख लूंगी बेटा, ये तो आप बढ़ावा दे रहे हो ना अपने बच्चों को। आप कोशिश तो करो, क्योंकि देखो शादी के बाद ना आपको 2 साल लगते हैं किसी को समझने में जी। अगर वो 2 साल आपने निकाल लिए और सबको ऑब्जर्व कर लिया कि भैया ये इंसान ऐसा है, ये इंसान ऐसा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई। आप प्रथा को उल्टा नहीं कर सकते, भाई लड़का नहीं आएगा, लड़की को ही जाना पड़ेगा, अब इसको आप बदल ही नहीं सकते जी। अच्छा मेरा आप दोनों से एक और सवाल है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, एक दिमाग में अभी तुरंत आया। मुझे बताओ कि अगर एक शादी हो रही है, ठीक है, होने वाली है, और उसमें एक पार्टी है मदर डोमिनेंट फैमिली और एक पार्टी है फादर डोमिनेंट फैमिली, इन दोनों की शादी कैसे टिक सकती है? यहाँ पे एक ने अपने फादर को सुप्रीम माना है, एक ने अपनी मदर को सुप्रीम माना है, और यहाँ पे तो ये बात है कि या तो बहुत प्यार हो आपस में आपके, कि आप अपने आप को पूरी तरह से बदलने को तैयार हो, हालांकि पूरी तरह से नहीं बदलता है, लेकिन आप सेक्रीफाइसेस करने को तैयार हो, क्योंकि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, अगले इंसान के साथ होना ज़्यादा अच्छा लगता है रेदर देन आप बाकी सब चीज़ों को देखो। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट सिचुएशन है। अगर
अरेंज मैरिज होनी है, अगर लव मैरिज होनी है तो फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन ही नहीं बनता है। लेकिन अगर अरेंज मैरिज होनी है तो इश्यूज आएंगे, क्योंकि आपने अपने फादर की चलती हुई देखी है, अगर फादर की चलती है तो मदर की नहीं चलती है, मदर सबमिसिव रहेगी हमेशा। लेकिन मेरे को यहाँ पर पता है क्या लगता है कि पेरेंट्स को ना बीच में नहीं आना चाहिए। पहले ना आप जो आपका पार्टनर है ना, आप खुद ही सॉल्व करो। आप खुद ही चिल्लम चिल्ली मचा रहे हो, खुद ही एक दूसरे की बेइज्जती कर रहे हो। जब आप खुद ही रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो पेरेंट्स के सामने भी आप एक दूसरे की इज्जत उतारोगे। True. अगर आप समझदार कपल हो ना तो आप कमरे में बैठ के सॉल्यूशन निकाल सकते हो, पेरेंट्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप एक दूसरे की इज्जत नहीं कर रहे तो आपको क्या लगता है, एक घर से माँ आ गई और एक घर से बाप आ गया, तो वो इज्जत उस इज्जत का ना कचरा ही होने वाला है उस मीटिंग में। क्योंकि वो एक दूसरे अपने अपने बच्चे का सपोर्ट करेंगे ना भाई, तुम जहाँ से वो उसको सपोर्ट करेगा, वो अगले बच्चे को क्यों सपोर्ट करेगा। और अगर समझदारी है ना तो मुझे लगता है कि बच्चों को खुद ही सॉल्व करना चाहिए। बट यहाँ पे ना एक तुमने जो क्वेश्चन पूछा सार्थक, इसके बीच में एक फंडामेंटल क्वेश्चन आता है जो कि हमारी डिस्कशन शुरुआत से चली आ रही है, बट वो एक बहुत इनहेरेंट क्वेश्चन रहा है। तुमसे क्वेश्चन भी है और मैं अपनी तरफ से अपना इस पे वो भी देना चाहता हूँ। आर्ट ऑफ लर्निंग टू से नो, ये हमारी पेरेंटिंग ने हमको सिखाई नहीं है, एंड वी आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तुम्हारा जो क्वेश्चन आया है ना, इसका फंडामेंटल ये है कि या तो तुम्हें मना करना नहीं आता है, या तो तुम अपने आसपास ऐसे लोगों को देख रहे हो जिनको मना करना नहीं आता है। क्योंकि बीइंग अ पेरेंट हम अपने बच्चों को कभी मना करना नहीं सिखाते हैं, क्योंकि हम उनसे हर चीज में हाँ एक्सेप्ट करते हैं। बीइंग अ पेरेंट के बच्चे हमें किसी भी चीज के लिए मना ना करें, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। चाहे वो हम मतलब माँ डोमिनेंट हो फैमिली या फादर डोमिनेंट हो, उस केस में भी और अदरवाइज इन एनी केस, कि हमें हमेशा से बच्चों को सिखाना चाहिए बेटा मना करो जो भी तुम्हें सही ना लगे। तो पेरेंट्स आउटसाइडर के लिए भी ये चीज नहीं सिखाते हैं और खुद के लिए भी ये चीज नहीं सिखाते हैं कि हमारी भी चीज कोई गलत लगती है तो तुम मना करो। ये एक ऐसी टेंडेंसी है जिसको कैरी करते करते हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हम अपने किसी भी रिलेशनशिप में सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक से बता ही नहीं पाते, क्योंकि हमें ये लगता है कि अगला इंसान इस चीज का बुरा ना मान जाए। बेसिकली जो ये बात करते हैं ना, अच्छी अच्छी बातें करते हैं जो कपल शादी से पहले, उनको ना वो अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी चाहिए। उनको पता है कैसी बातें करनी चाहिए, यार देख मेरे लिए प्रायोरिटी है, तू बता तेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। ये डिस्कशन करनी चाहिए। मेरी मम्मी का बिहेवियर, वो अनकंफर्टेबल टॉक्स होनी चाहिए। वो वाली टॉक्स होनी चाहिए जहाँ पर पता चले तुम्हारा लेवल कितना मैच कर रहा है, और जब वहाँ तुम्हारा लेवल मैच करके ना, तब तुमको सोचना अब फिर प्यार होगा तुमको। ये क्वेश्चन नहीं आएगा फिर। फिर ये क्वेश्चन खत्म है। और ये बात मैं किसी थीसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा खुद का अनुभव और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जब भी मैं किसी भी इंसान से बात करता हूँ जो भी इमोशनली फंसा हुआ है, फंडामेंटल उसको नो बोलना नहीं आता है जहाँ पे वो अनकंफर्टेबल है किसी चीज़ के लिए। हमारे यहाँ यूपी में स्टाइल है कि लड़की को लाल रंग पसंद है तो पता चला कि मैं हनुमान जी ही बन जाऊँगा कि भाई इसको ना लाल रंग चीज़ें पसंद है तो मैं लाल मिर्च भी लाल खाऊंगा, कपड़े भी लाल पहनूंगा, लाल बाइक होगी, लाल घर होगा। एक बार पड़ जाए उसके बाद चाहे मैं काला पीला गुलाबी कुछ भी हो जाऊँ। एक्चुअली यही हो रहा है कि लव मैरिज में या अरेंज मैरिज जो भी ना इतना अच्छा दिखा देते हैं। भाई अपने नेगेटिव पॉइंट्स पे क्यों नहीं बात करते आप लोग कि मेरे घर का कल्चर ये है, तेरे घर का कल्चर है। भाई मैच करता नहीं मैच करता, चल भी अपने अपने घर बैठो। फिर आप ये बात समझो ना कि नो करना ऑफेंस माना गया है, पाप है आपके लिए। नरक में तेल गर्म हो रहा है अगर आप मना करते हैं तो गलत है ये कि आपने अपने से बड़े को मना कर दिया तो गरुड़ जी आएंगे नरक में लेके जाएंगे। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि यमदूत आते होंगे। अब हमारे पास केस आता है ना, मैम उसके साथ ना थोड़ी देर बैठता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, उसके साथ मेरी फिजिकल कंपैटिबिलिटी तो इतनी जबरदस्त है। भाई इसका क्या करोगे तुम? तुम अभी तुम जब 4 जनों के परिवार में रहोगे तब फिजिकल कंपैटिबिलिटी का अचार डालोगे जी। उन दोनों को कैसे झेलोगे? भाई इस चीज पे बात मत करो, इस चीज पे बात करो कि हमारे घर का कल्चर क्या है और क्या तुम उस कल्चर के हिसाब से चल सकती हो। नहीं चल सकती तो भाई इतना लंबा उसको 2 साल 4 साल 10 साल के रिलेशनशिप में पता क्या कहेंगे, 10 साल के बाद ना छोड़ दिया उसने मुझे। भाई 2 साल 1 साल में तुम बात कर लेते ना इस बारे में कि तुम्हारे घर में सूट करेगी या नहीं करेगी, या नहीं करेगा या नहीं करेगा। जी जी जी। तो मतलब आप टाइम पास चल रहा है। मतलब आप दोनों कह रहे हैं वो विटामिन एन बहुत जरूरी लाइफ में। हाँ बहुत जरूरी है। रिलेशनशिप में नेगेटिव बातें करो, पॉजिटिव तो तुम रात को कर ही लोगे 4 बजे तक। भाई रिलेशनशिप में नहीं, ये जो पेरेंटिंग की बात करी थी ना, बच्चों को ना फोन ऑन तो दे रहे हो, अच्छी बात है दो,
उनको खुद को भी मना करना सिखाओ, और जो भी चीज़ उनके साथ गलत हो रही है उस चीज़ के लिए मना करना सिखाओ, क्योंकि बच्चों के साथ जो हरकतें होती हैं वो भी कई बार इसलिए हो जाती हैं कि वो बच्चे मना नहीं कर पाते हैं किसी बड़े इंसान को कि आप मुझे इनअप्रोप्रिएटली छू रहे हो जी, क्योंकि आपको ही मना नहीं कर पाते हैं वो किसी चीज़ के लिए। चुप हो जाओ बेटा, ये बात करनी नहीं है। वोकल नहीं है, वोकल नहीं है। आपको अपनी बात, और इस बात में बुरा नहीं मानना चाहिए बच्चा मना कर रहा है, तरीके बताओ ना मना करने के। आप बताओ उसको कि पापा ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है, मेरे को सूट नहीं करती है, या आप इस तरह से बात कर रहे हो, या आप खुद भी मतलब उस तरह का माहौल बनाओ, और ये हम सबके लिए ज़रूरी है। तो बाउंड्रीज इम्पॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। बाउंड्रीज बच्चों की और पेरेंट्स की और पार्टनर की, सबकी एक रहनी चाहिए, क्योंकि आपको ना एक दिक्कत ऐसा है, फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा बच्चों के साथ कि बच्चा आपको ना सब कुछ बता सके। एक्चुअली वो बनने ही नहीं देते ना, कहते अरे हम तो अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंडली हैं। भाई फिर वो मुझसे बात क्यों करने आ रहा है बच्चा? अभी आपके साथ फ्रेंडली तो वो मुझसे बात क्यों कर रहा है? अभी आप मेरे को फिजिकली अट्रैक्टिव लग रहे हो और 2 कौड़ी की बोर इंसान हो आप, ठीक है, तो मेरे को जो हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में तो आप पसंद आ गए, और उसके बाद जो बकवास कर रहे हो मैं सुने जा रहा हूँ, हाँ जी अच्छा, सारी बातें कर ली मैंने, ठीक है। हाउ लॉन्ग कैन यू टेक दिस? आपको बोलना पड़ेगा यार, बोर कर रहे हो यार। नहीं, 50 साल किसी के साथ रहना है भाई, आप बोर नहीं हो सकते, ऑप्शन नहीं, आप चीटिंग नहीं कर सकते। आप मना करो ना, इट इज नॉट, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाए, उसके बाद आप टिकोगे तो आपकी ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी, कि इंसान जो बोलता है वो सच बोलता है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है कि हूर की परी हो या हूर के परे हो, वो जेन्युइन लगेगा आपको। एक दूसरे की वाइब्स मैच करेगी ना, तो हर माइनस प्लस हो जाएगा और हर प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन वाइब्स मैच करनी चाहिए जी। अच्छा चलो, थोड़ा एक सवाल और जेंजीज के लिए करते हैं। ब्रेकअप की बात करते हैं। अब हमने रिश्तों की बात कर ली, शादी की बात कर ली, पेरेंटिंग की बात कर ली, अच्छे टॉपिक्स टच करें। थोड़ा ब्रेकअप की एक मेरा सवाल है आपके लिए कि जो आज के यूथ हैं या बच्चे हैं या फिर लेटर एज में हो गए, ब्रेकअप का कोई सेगमेंट नहीं है उस पर्टिकुलर एज में, वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं अपनी हीलिंग जर्नी के टूवर्ड्स? ओके, कोई नई बात नहीं बोलूँगा। आप जब भूखे होते हो ना, सबसे बुरी तरह से बनने वाला समोसा भी घर से बाहर निकाल के खा लोगे आप निकलते ही। आपको ना जब क्लैरिटी नहीं हो जी, तो शॉपिंग करने नहीं जाना चाहिए। क्या लेना है True. आपको पता नहीं हो, आपको भूख ना लग रही हो, मतलब आप ऐसे ही, इट्स लाइक कि आप ना सेंस में इमोशंस को ठीक करने के बाद कुछ चीज़ करने जाओ, वरना आप कचड़ा ही लेके आने वाले हो। चाहे बाजार से शॉपिंग करने जाओ, चाहे आप खाना खाने जाओ, चाहे आप इंसान चूज करने जाओ, या जो भी करने जाओ, अगर आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं हो, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, बहुत ज़्यादा हंग्री हो किसी टाइम पे, आप उस टाइम पे आप ढंग का खाना नहीं खा पाओगे, आपको जो चीज़ मिलेगी आप वो चीज़ ग्रैब कर लोगे। तो ब्रेकअप के बाद लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जो अगला कंधा खड़ा होता है उसके पास, या तो उसको पकड़ लेते हैं। अगर कंधे के पास ही जाना तो पहले क्यों नहीं गए थे? या फिर स्क्रैप लेके आते हैं बाजार में, जो सबसे थर्ड क्वालिटी की चीज़ होती है, जो मैंने आपको बताया था कि अरे तुम्हें लाल पसंद है, मैं तो लालू, ठीक है, लोग ऐसी चीज़ ले लेते हैं, आपके हिसाब से अडॉप्ट कर लेंगे आपको भोगने के लिए, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, कैसे भी करके, तो वो आपको चॉइसेस मिल जाएंगे। तो लोग जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि उनको ना अपने इमोशनल स्टेट में बाहर नहीं जाना चाहिए। इसीलिए ना एंजाइटी इतनी ज़्यादा है ना बच्चों के अंदर, क्योंकि वो झेल ही नहीं पा रहे ब्रेकअप्स को। और ब्रेकअप कुछ नहीं है यार, इनफैक्ट लाइफ में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, जिंदगी आपके लिए और सबके लिए एक जैसी है। जो चीज़ आपको लॉजिक पे फिट करती है वो आपकी हैप्पीनेस है, जो लॉजिक पे फिट नहीं करती है वो अनहैप्पीनेस है। चलो मुझे 2 मिनट में बताइए कि रिजेक्शन कोई इंसान कैसे झेले? आपको इतना समझना है खाली कि अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे कोई इंसान अंदर से पसंद नहीं आ रहा है या मेरी नीड्स फुलफिल हो गई, मैं छोड़ दूंगा उसको। अब एडिक्शन एक्चुअली क्या है ना, रिलेशनशिप में एडिक्शन हो गई है कि छोड़ नहीं पा रहे, रह अच्छा, नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा आपने रहे। अपने घर से किसी नौकर को बाहर निकाल दिया, उसको रिजेक्ट किया ना आपने जी, क्यों निकाला होगा?
ऐसे ही कि आज बाहर निकाल लेते हैं ऐसे नहीं ना, कालीन में कहती है बच्ची कि घर से बाहर निकाल लेते हैं आज सुबह ना, बढ़िया लग रहा है मेरे को, इसको ना फुटबॉल बना दिया है, ऐसा नहीं करते हो ना जी। क्यों करते हो? बिल्डअप होता है ना। आप रीजन बताते हो, तूने खाना अच्छा नहीं बनाया, दिस आर योर वर्ड्स, तूने खाना अच्छा नहीं बनाया। रीज़न खाना अच्छा बनाना, या तो बहुत पहले से सच में नहीं बना रहे हो, या आपके एटीट्यूड में कमी है, या आपको उससे अच्छा ऑप्शन मिल गया, कुल मिला के उसका टाइम ओवर हो गया। कई जगह तो माओ का ही ऑप्शन होता है कि बेटा मैं तो उससे शादी नहीं करने दूंगी। रिजेक्शन, देखो हर बच्चा जानता है अपने घर का माहौल क्या है, हर बच्चे को पता है कि मेरे घर में ये चीज़ ली जाएगी या नहीं ली जाएगी, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो जाता है, एक्सप्लोर करता है, प्यार करता है, फिर एंजाइटी लेकर आता है। इतनी समझदारी होनी चाहिए रिलेशनशिप में जाने से पहले कि यार ये बच्चा या ये बच्ची क्या हमारे घर में सेट हो पाएगी। ये सोचते नहीं है ना, हम कहते प्यार हो गया ना, प्यार तो अंधा होता है, मतलब कर लो, अभी कर लो, बाद में तो यही होता है यार घर वाले नहीं मान रहे, हमारे नेचर नहीं मिल रहे। रिजेक्शन 2 दिन में रिजेक्शन करोगे ना, वो 4 दिन रो सकता है, 10 दिन रो सकता है, 2 साल बाद 10 साल बाद रिजेक्ट करोगे ना, तो यार तुम अपने साथ भी गलत कर रहे हो, दूसरे के साथ भी गलत कर रहे हो। रिजेक्शन तो पहले से दिख रहे, टेकिंग नो, जैसे हम नो बोल रहे हैं ना, रिजेक्शन इज टेकिंग नो। अगले इंसान ने नो बोल दिया, सिंपल, खत्म है ना यार, कोई बात नहीं, रो लो, 2-3 महीने रो लो ना, क्या हो गया है। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि अगर कोई इंसान आपके फेस पे दरवाज़ा बंद करता है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक दरवाज़ा खुलता है, वो दरवाज़ा आपको अपना आईना दिखाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। सार्थक, जिंदगी किसी की नहीं रुकती जी। कहते हैं अगर किसी की लैला बनना है ना, तो उसके पास उसका मजनू होना चाहिए, अगर वो मजनू नहीं है ना, तो तुमको लैला बनने की ज़रूरत है ही नहीं। मज़ा आ गया आज। चलो आप दोनों से क्लास सवाल है मेरा, थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। ट्रॉमास की बात कर ही रहे हैं हम, तो एक सवाल मेरा आपसे है कि बचपन के पेरेंट्स के अपने वुंड्स आगे पास ऑन होते हैं, तो बचपन के ट्रॉमास हमारे करंट प्रेजेंट रिश्तों पे कैसे इम्पैक्ट डालते हैं? अब ये माइंडसेट की बात है यहाँ पर। मैंने बचपन में बहुत हद से ज़्यादा ट्रॉमास देखे हैं, अगर मैं उस टॉपिक पे बात भी करूँ ना, तो शायद किताब लिख दी जा सकती है, लेकिन ना मैंने उस चीज़ को ना हमेशा पता है क्या लिया है कि जब मैंने नंबर्स पढ़े ना, तब मुझे समझ में आया कि ये बचपन मतलब ऐसा ही जाना था, चलो वो उसकी, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन अब ये ना मैं आगे पास नहीं करूँगी। मैंने ना बिल्कुल उससे ऑपोजिट अपने बच्चे पाले जी। अब कई लोगों को क्या है ना कि यार मैंने अपने घर में देखा नहीं, इसलिए मैंने कचरा मचा दिया। तो क्या दुनिया में नहीं देखा, क्या पिक्चरों में नहीं देखा, क्या पड़ोसियों में नहीं देखा, वो पता है क्या करते हैं, अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप कहीं से भी संस्कार उठा सकते हो, आप में क्वालिटी होनी चाहिए संस्कार उठाने की जी। अगर आप अच्छे घर में भी पैदा हो गए ना, तब भी आप देख लो, कई बार बच्चे बिल्कुल संस्कारी नहीं होते, इतने अच्छे अच्छे घरों से भी बच्चे होते हैं, और कई बार आप देखो कि कुछ नहीं होता घर में, इतना बुरा बैकग्राउंड होता है, तब भी बच्चा इतना अच्छा होता है। हर चीज़ काम करती है, लेकिन आप अपना माइंड कैसे चलाना चाहते हो ना, ये बहुत काम करता है। पॉजिटिव चीज़ देख लो ना, नेगेटिव क्यों देख रहे हो जी। देखो यहाँ पे एक और चीज़ भी आती है कि आप ये बात समझो, ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात है कि आप जिस भी चीज़ को गाली देते हो, आप वो बन जाते हो। कई बार आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं अरे मेरे पापा ना ऐसे करते हैं यार, और आप अपने पापा की एज तक आते आते आप भी वैसे हो जाते हो। आपको जिस तरह का बिहेवियर आपके पापा आपकी माँ के साथ करते हैं, हो सकता है आपको पसंद ना हो जी, लेकिन आप सर्टेन टाइम बाद देखते हो किसी ना किसी पैटर्न में आपने वो पैटर्न पकड़ लिया। ये वो है जो इंसान कॉन्शियसली चाहते ना चाहते हुए भी पिक कर लेता है। हाँ, कई बार देखा गया कि मैं तो नहीं अपने पापा से नहीं बनूंगा, और विद द टाइम सेम चीज़ चल रही है, सेम चीज़ चल रही होती है। और ये फंडामेंटल मतलब ये स्ट्राइक रेट सॉलिड है इस बात का, 70-80% के ऊपर होगा ये बात। कतई नेक्स्ट लेवल सिचुएशंस आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन ये चीज़ होती है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन था भाई कि ये चीज़ पेरेंट्स का जो एक सीन रहता है आपका, जो कि जिस तरह का रहा है, तो आपके ऊपर कैसे असर डालता है। देखो उसका फ़र्क तो पड़ेगा क्योंकि वो आपकी सराउंडिंग्स है और आपके जीन्स में है, लेकिन आप उस चीज़ को कितना समझ के कर पाते हो। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि इनके साथ जो हुआ, इन्होंने अपने बच्चों पे वो कतई पास ऑन नहीं किया, ये थोड़ी सी अलग बात हो गई। पैटर्न तोड़ा है, ये आसान नहीं है। जनरली लोग तोड़ भी लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन कई बार जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे मैं अपने फादर से कभी बात करता हूँ, तो वो जो मुझे बताते हैं वो वही बताते हैं कि उनके फादर ने ऐसा किया था,
तो उन्होंने भी ऐसा किया, वो भले ही अच्छी बात हो। अब कुछ बुरी चीज़ें वो बताते नहीं होंगे, कौन बताएगा अपने मुंह से। लेकिन मैं तो एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ कि ये पैटर्न्स तो काम करते हैं, रहते हैं, वो आप उनको आसानी से, क्योंकि वो आपके जेनेटिक्स हैं, कुछ तो जाएगा ना, ऐसा थोड़ी है जी सब कुछ आप चेंज कर सकते हो। तो काम करती हैं वो चीज़ें। लेकिन एक बात है कि आप जिस भी चीज़ को गाली देते हैं आप वो बन जाते हैं, ये भी फैक्ट है। और आप गाली उसी चीज़ को देते हैं जिसको आप कर नहीं पाते हो। कई बार घर की बड़ी औरतें घर की बहुओं को गालियां देती हैं कि है कैसे छोटे कपड़े पहने हुए इसने, क्योंकि वो नहीं पहन सकती हैं, उन्होंने नहीं पहने हैं, या इतनी आज़ादी है वो नहीं रह पाई हैं। भले ही उसके पीछे लॉजिक, संस्कार और दुनिया जहाँ का बहुत सारी चीज़ों का आ जाए, बट इन द एंड, मतलब तुमने तो मुझे कभी नहीं करने दिया। इन द एंड वो गुस्सा होती है अपने पार्टनर से। और यहीं पे एक छोटी सी बात और है, इस टाइम पे जो पूरी दुनिया में कलेश पैदा कर रही है, जैसा कि इन्होंने बताया था कि माएँ ख़राब कर रही हैं। हस्बैंड से प्रेम मिला नहीं होता है अपने लाइफ टाइम में, तो अपने बच्चों को सब कुछ मान लेती हैं वो, पॉसेसिवनेस, तो बच्चों के लिए पॉसेसिवनेस आ जाती है। और एक सर्टेन टाइम के बाद बच्चों से जो प्यार होता है शादी के बाद, वो कहीं ना कहीं डिवाइड होता ही होता है। और उस टाइम पे जो अपने बच्चे को, स्पेशली मेल बच्चे को, वो उसका वो जो प्यार होता है डिवाइड होते हुए देखती हैं, तो उनसे वो चीज़ झेली नहीं जाती है, विच इज़ वेरी नेचुरल। ये चेन है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ कितना बैठ जाते थे, तो जब हम पता है तो चेन ही चले जा रही है कि हम अपने दादाजी के साथ या अपनी माँ के साथ हम कितनी देर बैठे थे, आधा घंटा, 15 मिनट। तो आज आपकी ये एक्सपेक्टेशन बढ़ कैसे गई कि मेरा बेटा मेरे पास आए तो सबसे पहले 4 घंटे मेरे कमरे में बैठे। भाई कुल मिला के 3 ही घंटे, जिसमें बीवी भी है, बच्चे भी और माँ भी है, नहीं हो सकता है बैलेंस। तो यहाँ पे जो माएँ हैं वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं इस चीज़ को जी, और उन्हें समझनी चाहिए कि पति की कमी आप अपने बच्चे से पूरी नहीं कर सकती हैं। आपकी ज़िंदगी इंडिविजुअल है, बच्चा क्या सोच रहा है आपके लिए वो एक अलग बात है, उसके संस्कार है, उसकी नियति, उसके कर्माज है। लेकिन ग्रिप वाली बात आ गई, फिर बस लड़का फंस जाता है बहू और माँ के बीच में, अपना यही चल रहा है, और फिर कोर्ट भर जाता है डिवोर्स। जी काफ़ी डिटेल में बात की हम लोगों ने आज, और काफ़ी मज़ा आया। आई एम श्योर पब्लिक देखेगी इसको तो कुछ ना कुछ घर लेके जाएगी। और आप दोनों का थैंक यू सो मच, आप लोग आए, फिर से आए, और ये स्पेशल पॉडकास्ट हमने बनाया है। 3 लोग बैठे हैं, हम अपना अपना जर्नी शेयर किया हमने यहाँ पे। आपका पर्सपेक्टिव, मेरा पर्सपेक्टिव, मेरे सवाल आपके चीज़ों से रिलेट करते हैं नहीं करते, पब्लिक देखेगी, देखते हैं कैसा आउटपुट आता है। मज़ा आ गया बात करके, हमने डिटेल में बहुत चीज़ें डिस्कस करी हैं, और हो सकेगा तो एक बार हम फिर से कुछ और नए टॉपिक को लेके बिल्कुल चौथे इंसान के साथ में और बैठेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोग आए। सार्थक थैंक यू तो आपके लिए कि आपको हमें शायद वो काबिलियत दिखी कि इसलिए हम इस टेबल पे दोबारा बैठे हैं, तो कुछ तो है जी तुम में भी जी, और कि हम दोबारा आए, क्योंकि तुम्हारा जो पॉडकास्ट है ना, उसमें आप, ये स्क्रिप्टेड नहीं है, ये बहुत नेचुरल है कि आपका जो जिंदगी का सच है ना, बैठ के टेबल पे बताओ। आपको कोई डायलॉग्स याद करने की जरूरत नहीं है सार्थक आपके साथ। तो आपने जो ये स्टार्ट करा है ना, ये इतना अच्छा स्टार्ट करा है क्योंकि यहाँ पर कुछ नकली नहीं है। यहाँ पर टेबल पर बैठो और सिर्फ जवाब दो जी, जो तुमको सही लगता है। तो ऐसी चीजें बहुत कम है, वरना लोग ना स्क्रिप्ट पे ही चल रहे हैं, पिक्चर ही चल रही है सब जगह। मेरा हमेशा से मतलब मकसद रहा है कि भाई इस पॉडकास्ट में ना मैसेज चीज़ों को लेके आए। यूट्यूब, गूगल भरा पड़ा है बहुत चीज़ों से, आप अपनी प्रॉब्लम डालो, 10 सॉल्यूशंस आ जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशंस प्रैक्टिकल है नहीं है, आप कैसे उनको पैक करोगे, डिफर करता है मैन टू मैन। क्योंकि आज हमने जो बात करी है ना, वो ऐसी बात करी कि हर बच्चा माइंडसेट चेंज कर सकता है, हर माँ माइंडसेट चेंज कर सकती है शायद इस पॉडकास्ट के माध्यम से। हमने कि आप जीने दो, हमने आज एक ग्रोथ माइंडसेट की बातें करी हैं कि कैसे एक लाइफ में अगर ग्रोइंग विद इन कैसे हम उसको एक नए पहलू से देख सकते हैं और कैसे हम लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो बढ़िया रहा सबसे, आपसे दोबारा मिलके मजा आया, हमें तो और फिर मिलेंगे एक बार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच।